हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 591 किंगडम सिल्ललारी। सिल्ललारी का साम्राज्य आवोआ के 3 राज्यों में से एक था जिस पर कल्पित बौने शासन करते थे। जैसा कि कल्पित बौने द्वारा शासित राज्य से कोई उम्मीद कर सकता है, कल्पित बौने आबादी के बहुमत थे, उसके बाद अर्धकल्पित बौने ओर्क्स और मनुष्यों की एक छोटी संख्या थी। राज्य अपने आप में विशाल था, किंगडम थेरा के आकार का लगभग 2 गुना, जिस पर एक मानव राजा का शासन था। उत्तर में घने जंगलों, दक्षिण में एक चौड़ी नदी, पूर्व में एक पहाड़ और पश्चिम में एक विशाल झील के बीच स्थित सिल्ललारी की आय का मुख्य स्रोत मछली पकड़ना, प्राकृतिक संसाधनों का व्यापार करना और राज्य भर में फैली कई सोने की खदानों से सोना निकालना था। पिछले दशकों में कई लोगों ने सोने की खदानों पर कब्जा कर लिया। फिर भी सिल्ललारी के कल्पित शाही परिवार से खदानें छीनने में कोई भी सफल नहीं हुआ। सोने की खदानों के अलावा पूरे राज्य में कई दुर्लभ अयस्क खदानें बिखरी हुई थीं, जैसे कि स्टैंटाइन, क्रोना और लेग्रिन। स्टैंटिन का उपयोग मुख्य रूप से हल्के एयरशिप बनाने में किया जाता था। उदाहरण के लिए, तनुलिया वलरेन के एयरशिप को स्टैंटिन के साथ साथ शिकारी संरक्षक कवच के साथ बनाया गया था। इस धातु में रून के लिए किसी अन्य की तरह आकर्षण था, इसलिए धातु पर रून लगाना अन्य धातुओं की तुलना में बहुत आसान था। सिल्ललारी में एकदम सही उष्णकटिबंधीय स्वर्ग का मौसम था, जो राज्य की सुंदरता में योगदान देता था। ये राज्य लालित्य के साथ पूरी दुनिया में सबसे सुंदर राज्यों में से एक था। छोटे छिपे हुए तालाब, भव्य फूलों के खेत और छोटे चंचल झरने सिल्ललारी की महिमा का एक छोटा सा हिस्सा थे। आमतौर पर सिल्ललारी जैसे राज्य को विदेशियों और पर्यटकों द्वारा संजोया जाता था। हालांकि विदेशियों के प्रति कल्पित बौनों के ठंडे स्वभाव के कारण सिल्ललारी में सबसे कम पर्यटक आते थे। सीमा के अंदर कोई भी अपराध करने पर, चाहे वह लारियन हो या विदेशी, उन्हें ज्यादातर पहाड़ी जेल में डाल दिया जाता था या सिर काटकर मौके पर ही मार दिया जाता था। अपने सख्त कानूनों और सजाओं के कारण सिल्ललारी की अपराध दर लगभग 1% थी। ये राज्य के झंडे में भी झलकता था, जिसमें 3 खड़ी धारियां और गहरे गुलाबी और कांस्य रंग का एक चक्र था। उनके हथियारों का कोट एक षट्भुज पर जानवरों के दांत थे, जो उनकी निर्दयता का प्रतीक था। सिल्ललारी के 3 शहर थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक एल्वेन ड्यूक का शासन था। माइकल का गंतव्य एक्वा पैलेस एलन अलारी शहर में बनाया गया था, जिसका नाम राजा लाइक्ल अलारी के पूर्वज के नाम पर रखा गया था। एलन अलारी एक सैन्य शहर था जिसमें बैरक और एक सैन्य शिपयार्ड था। पूरा शहर मोटी दीवारों से घिरा हुआ था। एलन अलारी के शासक ड्यूक एल्ज़लारी, राजा लाइक्ल अलारी के चचेरे भाई, पूरे राज्य में सबसे मजबूत किलों में रहते थे, जिन्हें शहर में कहीं से भी देखा जा सकता था। कल्पित बौने और बौनों ने अपने पीछे एक खूबसूरत समुद्र की पृष्ठभूमि के साथ एक पहाड़ की चोटी पर महल बनाया। माइकल, गया और ईव एक मंद रोशनी वाले कमरे में चले गए जहां उन्होंने देखा कि 2 गार्ड शांति से सो रहे हैं। दोनों गार्डों ने हल्के लाल रंग के वस्त्र पहने, हालांकि माइकल ने उसे रोक दिया। उन्हें जाने दो, माइकल ने उन्हें मारने के बजाय बाहर कूदने के लिए धीरे से खिड़की खोली। तीनों ग्रे ईंट पत्थरों से बनी 2 इमारतों के बीच उतरे। सूरज अभी भी क्षितिज पर था, धीरे धीरे अंधेरी गलियों को रोशन करने के लिए उग रहा था। माइकल ने जल्दी से अपना मुखौटा हटा दिया और अंधेरी गली से बाहर निकलने और सड़क पर कदम रखने से पहले अपने सामान्य काले वस्त्र पहन लिए। ये देखते हुए कि अभी भी सुबह का समय था, सड़कों पर उतनी भीड़ नहीं थी जितनी की कोई उम्मीद कर सकता था, बल्कि केवल सुबह जल्दी उठने वाले लोग ही अपने दिन की शुरुआत करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। उनमें से अधिकांश कल्पित बौने थे। हवा में कल्पित बौनों की तरह ही समृद्ध और मीठी गंध आ रही थी। इस तरफ ईव और गया ने एक साथ कहा और एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। तुम आगे बढ़ो, ईव ने उपचार औषधि निकालने से पहले गया से कहा। तुम ठीक हो जाओगी, हम इलाज के करीब हैं, माइकल ने ईव की पीठ थपथपाई, जबकि गया आगे बढ़कर उन्हें एक्वा पैलेस की ओर ले गया। सड़कों पर मौजूद कल्पित बौनों ने तीनों पर एक ठंडी नजर डाली, जिससे मनुष्यों और विदेशियों के प्रति उनकी जलन दिखाई दी। कमबख्त कल्पित बौने, गया ने अपना गुस्सा दबा लिया और धीमी आवाज में उन्हें कोसा। उसने शायद ही कभी अपनी आवाज को दबाया हो, फिर भी नियम और दंड को जानते हुए भी गया ने कल्पित बौनों को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। सड़कें नीले स्ट्रीट लैंप से जगमगा रही थीं। सूरज के क्षितिज पर उगने के बाद से कई बुझ गए थे। ये कितनी दूर है? माइकल ने पूछा, तीर की तरह सीधे सड़कों पर चलते हुए। गया का पीछा करते हुए माइकल ने दूर पहाड़ के ऊपर महल देखा। महल को देखते हुए वह अपने खुद के महल की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन उस पल उसने बस आह भरी और ईव की नज़र को देखे बिना माइकल का पीछा किया। माइकल को गया की बात पर यकीन करना मुश्किल था जब उसने कहा कि अवोर में कोई गरीब नहीं है, जब तक कि उसने सड़क के दोनों ओर की खूबसूरत इमारतों को नहीं देखा। उसने कम से कम 50 कल्पित बौने देखे थे और उनमें से कोई भी थोड़ा गरीब नहीं लग रहा था। इसके बजाय वे एलोन के रईसों की तरह लग रहे थे, यहाँ तक कि रोटी से भरी बाल्टी ले जाने वाला कल्पित बौना भी।
वह बस गया के पीछे चला गया, अपने आसपास का निरीक्षण किया और समृद्ध मीठी हवा में सांस ली। सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। महल में सभी संगमरमर की इमारतें, कल्पित बौने और दीवारों पर चमकते हुए रून के साथ कल्पना और भव्यता की चीखें गूंज रही थीं। इसके अलावा आग ऊर्जा का संकेंद्रण इतना घना था कि वह लगभग चाहता था कि वह दूसरों की तरह खेती कर सके। सब कुछ निपटाने के बाद हमें कुछ समय के लिए यहाँ रुकना चाहिए और खेती करनी चाहिए, माइकल ने गया से कहा। आप जानते हैं कि अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपको एक्वा गार्डन किराए पर लेना चाहिए, ईव ने उन्हें बताया, क्योंकि वह एक्वा गार्डन में खेती करती थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह आग और सेलेस्टियल ऊर्जा की उच्च सांद्रता वाला एक विशाल उद्यान था। खेती के लिए बगीचे में कई निजी केबिन बनाए गए थे। कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार इन केबिनों को किराए पर ले सकता था और अगर उसके पास धन हो तो खेती कर सकता था। बेशक, केबिनों को कमल, लिली, चमेली और हरी पत्ती जैसी कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। कमल का केबिन सबसे महंगा था, जबकि हरी पत्ती सबसे सस्ती थी। लेकिन सबसे सस्ते हरे पत्ते वाले केबिन की कीमत 2 दिनों के लिए 40,000 सोने के सिक्के होगी। हालांकि माइकल को दूसरों की तरह किसी ऊर्जा केंद्रित स्थान की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह गया को मजबूत होने के लिए सबसे अच्छी जगह देना चाहता था। सिस्टम से 40% की बढ़त के साथ गया कुछ ही हफ्तों में आत्माशोधन चरण तक पहुंच सकता है, अगर वह यहाँ रहे। और ठीक है, गया ने अपने शब्दों को घसीटा। ईव के विपरीत माइकल को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ईव के सामने उससे पूछ नहीं सकता था। इसलिए माइकल ने बस कुछ भी नोटिस न करने का नाटक किया और चुपचाप उसके पीछे चला गया। लगभग 15 मिनट बाद वे सड़क पर बाएं मुड़ गए और घाट पर पहुंच गए, जहां माइकल ने विभिन्न आकारों की कई नावें खड़ी देखीं। समुद्र की हवा उसके चेहरे पर बह रही थी और क्षितिज पर उगते सूरज का दृश्य उसके मन को मोहित कर रहा था। फिर कुछ क्षणों के लिए वह रेलिंग के सहारे झुका और सूर्योदय और एक छोटे से द्वीप पर राजसी कमल के आकार की कांच की इमारत को देखता रहा। कांच की इमारत वास्तुकला की सुंदरता और महारत का शिखर थी। सुनहरी सूरज की किरणें इमारत को रोशन कर रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र पर तैरता हुआ एक विशाल कमल हो। आपकी सैर सपाटे में खलल डालने के लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन हम जल्दी में हैं, गया ने उसके कान फड़फड़ाए, जिससे वह वास्तविकता में वापस आ गया। मैं एक नाव किराए पर लेने जा रहा हूं। गया ने मुड़कर लकड़ी के लंबे घाट के बगल में नावों की कतार में चला गया। जब गया नाव किराए पर ले रहा था, ईव माइकल के साथ सैर सपाटे में शामिल हो गई। ये सैर सपाटे से ज़्यादा उसके शरीर को आराम देने जैसा था। वह कुछ ताकत हासिल करने के लिए रेलिंग के सहारे झुकना चाहती थी। आप कैसे हैं? माइकल ने पूछा। मुझे लगता है कि सबसे बेहतर है, ईव ने गहरी सांस ली। माइकल उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और उसकी त्वचा का पीलापन देख सकता था। उसकी हालत हर मिनट खराब होती जा रही थी। अगर उसे उपचार औषधि न दी जाती तो वह बेहोश हो जाती। सब ठीक हो जाएगा। हम एक्वा पैलेस जाएंगे, इलाज बनाने और सभी को ठीक करने के लिए मुझे जो कुछ भी चाहिए वह सब खरीदेंगे। इतना आसान है, माइकल मुस्कुराया। आप इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मेरे पास सूत्र और ज्ञान है। मैं शेखी नहीं बघार रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे सभी स्वर्गीय कीमियागरों से बेहतर हूं। ये केवल समय की बात है कि मैं 6 सितारा स्तर पर पहुंच जाऊं। मुझे पता है कि जब तक तुम इलाज को काम करते हुए नहीं देखते तब तक इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा विश्वास रखो। तुम क्यों सोचते हो कि मैं यहाँ हूँ? मुझे तुम पर विश्वास है भूत, भले ही हम एक दूसरे को मुश्किल से जानते हों। हम जीवन या मृत्यु की लड़ाई से गुजरे हैं ईव। दूसरे के बारे में निश्चित नहीं हूँ। वह एक सरासर नरसंहार था। तुम अपने औषधि के साथ नश्वर लोगों के बीच चलने वाले एक देवता बन जाओगे। तुमने फ्यूजन स्टेज के साधकों को ऐसे मार डाला जैसे वे कुछ भी नहीं थे। सावधान भूत, कई लोग ऐसी शक्ति पाने के लिए तुम्हें सचमुच मार डालेंगे। क्या तुम और वोल्डीगार्ड मेरी रक्षा नहीं करेंगे? ईव के आह भरने पर माइकल फिर से मुस्कुराया। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो वोल्डीगार्ड्स को सुरक्षा की ज़रूरत है। हालांकि मैं आपकी हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे पास अभी भी ये सीरियस में कुछ कनेक्शन हैं। माइकल ने वास्तव में ईव की सराहना की। जब वे नीचे थे तब भी वह उनकी मदद करने के लिए सहमत हुई। उनके जैसे लोगों को ढूंढना मुश्किल होगा। इसके अलावा वोल्डीगार्ड्स ने माइकल को सनराइज संप्रदाय की याद दिला दी। जब वह पहली बार स्वर्ग के द्वार प्रतियोगिता में क्लेयर और बुजुर्गों से मिला तो वे महाद्वीप पर सबसे कमजोर संप्रदाय थे। लेकिन आजकल सनराइज संप्रदाय खुद 3 बड़े संप्रदायों को टक्कर देने की राह पर था। इसलिए ये केवल समय की बात थी कि वोल्डीगार्ड्स माइकल की मदद से अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करें। पहले तो ऐसा लगेगा कि माइकल उनकी मदद कर रहा है, लेकिन भविष्य में वे अवोर में उनके सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक होंगे। जब हमारे हाथ में इलाज होगा तो हम आपके राज्य में देवताओं की भूमिका निभा सकते हैं ईव। आप वास्तव में कुछ खास हैं। ईव ने उसके शब्दों को सुनकर हंसी। अभी के लिए वह किसी भी चीज़ से ज़्यादा अपने परिवार को ठीक करना चाहती थी।
चलो चलें। आखिरकार गया ने बातचीत पूरी की और उनके पास आ गया। ईव ने एक और उपचार औषधि खाली की और गया के पीछे एक नाव पर चढ़ गई जो इतनी बड़ी थी कि उसमें 4 लोग बैठ सकते थे, जिसमें कप्तान भी शामिल था, जो एक मजबूत इंसान था। जहाज पर आपका स्वागत है। जब गया ने धीरे धीरे नाव में कदम रखा तो आदमी ने मोटी आवाज और भावहीन चेहरे से कहा। इसके बाद उसने ईव को नाव पर चढ़ने में मदद की और अंत में माइकल को। अगला पड़ाव एक्वा पैलेस। गया ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी उत्तेजना दिखाई। कुछ ही दिनों में वे थेरा में इलाज बेचकर लाखों कमा लेंगे। अध्याय 592 एक्वा पैलेस और समुद्री लोग। जब वे एक्वा द्वीप की ओर जा रहे थे तब माइकल ने एक शब्द भी नहीं कहा। द्वीप पर पहुंचने से पहले उन्हें प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के लिए केवल एक बार रुकना पड़ा। एक पल के लिए माइकल अवाक रह गया जब एक्वा ब्लू वस्त्र पहने एक गार्ड ने उनसे प्रवेश शुल्क के रूप में 10,000 सोने के सिक्के देने को कहा। एलोन में 9,000 सोने के सिक्कों में कोई उपचार औषधि खरीद सकता था। एक्वा पैलेस अकेले एक महीने में कितने सोने के सिक्के कमाएगा, इसकी गणना करते हुए माइकल को एक्वा पैलेस से ईर्ष्या होने लगी। वास्तव में एक्वा पैलेस की मासिक आय 50 मिलियन सोने के सिक्कों में थी। इसके अलावा उन्हें आय के अन्य स्रोत के रूप में दुर्लभ कलाकृतियां, जड़ी बूटियां और अयस्क प्राप्त हुए। आखिरकार नाव चलाने के 20 मिनट बाद वे द्वीप पर पहुंच गए। माइकल ने जब घात से एक्वा पैलेस को देखा तो यह उससे कहीं ज्यादा शानदार लग रहा था। माइकल ने अपनी एक्स-रे दृष्टि को सक्रिय किया और प्रत्येक कांच की पंखुड़ी पर अनगिनत चमकते हुए रून देखे जिसमें आसानी से 100 इंसान समा सकते थे। माइकल ने इस दुनिया में जितनी भी इमारतें देखी थीं उनमें से एक्वा पैलेस राजसी और भव्य होने के मामले में पहले स्थान पर था। कांच से बने एक विशाल कमल की कल्पना करें जो सूरज की रोशनी में चमक रहा हो। माइकल को आश्चर्य हुआ कि परिसर में गश्त करने वाले बहुत से गार्ड नहीं थे। वास्तव में ये किसी भी गार्ड से रहित था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि एक्वा पैलेस असुरक्षित था। इसके बजाय सैकड़ों रून और जादुई सरणियां, जिनमें हत्या और भ्रम की सरणियां शामिल थीं, ने एक्वा पैलेस की रक्षा की, जिससे वास्तविक गार्डों का कम से कम उपयोग हुआ। एक्वा पैलेस चाहता था कि उसके ग्राहक घर जैसा महसूस करें और उच्च गुणवत्ता वाली ग्राहक सेवा प्रदान करें। उनका मानना था कि परिसर में गश्त करने वाले गार्ड ग्राहकों को ऐसा महसूस कराएंगे कि वे किसी सैन्य अड्डे के अंदर हैं। इसलिए उन्होंने गार्डों के बजाय सरणियों और रूनों का इस्तेमाल किया। जिन लोगों के पास गया जैसा कोई गाइड नहीं था, उनके लिए एक्वा पैलेस ने आगंतुकों को सामने के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए मार्कर लगाए थे। बिना किसी निगरानी के द्वीप पर खो जाना बहुत आसान था। तो एक्वा पैलेस का मालिक कौन है? माइकल ने गया का पीछा करते हुए पूछा। सी फॉक्स का आर्कटिक हॉल। ये सी फॉक्स के बहुत कम प्रतिष्ठानों में से एक है, गया ने माइकल को उत्तर दिया। समुद्री लोग, हो, हम उनके बारे में अक्सर नहीं सुनते, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एलन में रहते हैं। अवोर में वे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। क्या आप अवोर से हैं, एलिया? गया की बात सुनने के बाद ईव खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि एलिया अवोर के बारे में ईव की अपेक्षा से कहीं ज़्यादा जानती थी। एलोन के निवासी के लिए अवोर के बारे में इतना कुछ जानना काफ़ी आश्चर्यजनक था, जब तक कि एलिया का अवोर से कोई संबंध न हो। वह बहुत यात्रा करती है, माइकल ने ईव को जवाब दिया और एक्वा पैलेस के बारे में और सवाल पूछे। अवोर और एक्वा पैलेस के बारे में और जानने के लिए यह एक बेहतरीन समय था क्योंकि सामने के दरवाजे तक पहुंचने में कम से कम 10 मिनट पैदल चलना पड़ता। हालांकि पानी के फव्वारे, फूलों की क्यारियां और तितलियां पैदल चलने को एक सुखद अनुभव बनाती थीं। एक्वा पैलेस अवोर में सबसे अच्छी तरह से बनाए रखा स्थानों में से एक था। एक तरफ सूरजमुखी का बिस्तर था, सिवाय इसके कि इन फूलों की पंखुड़ियां चमकीली नीली थीं। दूसरी तरफ लाल मेपल के पेड़ छाया प्रदान करते थे और साथ ही अपने लाल पत्तों से फुटपाथ को कालीन की तरह सजाते थे। पेड़ पुराने और अच्छी तरह से काटे हुए लग रहे थे। मैंने सोचा था कि एक्वा पैलेस महारानी का है। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि महारानी इस द्वीप की मालकिन है, एक्वा पैलेस की नहीं, ईव ने माइकल को समझाया। क्या आर्कटिक हॉल सी फॉक्स के 3 प्रमुख गुटों में से एक नहीं है? माइकल को लैला एल्डेन से सी फॉक्स के बारे में सुनी गई हर बात याद आ गई। हम, गया और ईव ने सिर हिलाया। वाटर गॉड हॉल और सी सरपेंट हॉल के विपरीत आर्कटिक हॉल 3 घरों में विभाजित है। हाउस ऑफ डेथोमिट, हाउस ऑफ मेगालोइड्स और हाउस ऑफ हेलिड। गया ने सी फॉक्स के बारे में अपने ज्ञान से ईव को फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। भगवान का शुक्र है कि वे ज़मीन पर कदम नहीं रखते। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि प्रथम श्रेणी की कुतिया होने का पुरस्कार कौन जीतेगा, कल्पित बौने या समुद्री कमीने। गया फुसफुसाया और हंसा। ठीक है, तुम जो चाहते हो उसके बारे में सावधान रहो। तुम उन्हें जल्द ही देख सकते हो। माइकल और गया ने तुरंत चलना बंद कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? माइकल ने पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता? हाउस हेलिड ने ओज़ में एक बेस बनाया है। हमें प्लेग से पहले कुछ निर्माण सामग्री भेजनी थी।
अफवाह है कि वे डार्क लॉर्ड की तलाश में शामिल हो रहे हैं। गया ने जैसे ही ईव की बात सुनी, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी ठंडक दौड़ गई। उसे अपने लबादों के नीचे पसीना भी आने लगा। गार्जियन से निपटना पहले से ही मुश्किल था और अब हाउस हेलिड भी शिकार में शामिल हो गया था, जिसका मतलब था कि आर्कटिक हॉल डार्क लॉर्ड की तलाश में आ गया था। उस पल उन्हें पता चला कि उनका जीवन कई गुना अधिक जटिल और कठिन हो गया था। हालांकि माइकल शांत रहा क्योंकि उसने इसकी आशंका जताई थी। अगर स्काईहॉल खुद भी शिकार में शामिल हो जाए तो भी उसे आश्चर्य नहीं होगा। ये केवल समय की बात थी कि नई शक्तियां डार्क लॉर्ड को नष्ट करने की कोशिश करेंगी। आजकल हर कोई डार्क लॉर्ड को ढूंढना चाहता है। माइकल ने मुस्कुराते हुए सामने के दरवाजे की ओर चलना फिर से शुरू किया। हालांकि ईव के पास डार्क लॉर्ड से ज्यादा चिंता करने वाली चीजें थीं, लेकिन उसने उत्सुकता से डार्क लॉर्ड के बारे में पूछा। डार्क लॉर्ड के बारे में आपके क्या विचार हैं? अगर मैं सही हूं तो वह एलोन में रईसों का शिकार करता है। ये पढ़ने के बाद कि संरक्षकों ने पिशाचों के अस्तित्व को दुनिया से छुपाया, मुझे नहीं लगता कि हम डार्क लॉर्ड को पकड़ने के लिए उन पर भरोसा कर सकते हैं। हो सकता है कि वे इतने समय से उसके बारे में जानते भी हों और उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया हो। ईव ने आह भरी। मुझे लगता है कि हमें डार्क लॉर्ड ईव के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम में से हर किसी के पास निपटने के लिए पर्याप्त समस्याएं हैं। वह संरक्षकों की समस्या है। अगर वे उसे नहीं रोक सकते तो 7 और महान कुल हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो महान 8 कुलों और संरक्षकों की हर बात पर विश्वास न करें। कौन जानता है, डार्क लॉर्ड शायद वही है जिसकी इस दुनिया को ज़रूरत है। गया ने हंसते हुए ईव के मन में संदेह का बीज बोया। मान लीजिए घोस्ट का रहस्य उजागर हो गया तो उन्हें यथासंभव अधिक सहयोगियों की आवश्यकता होगी। लेकिन गया को यह नहीं पता था कि ईव अपनी अंतिम सांस तक डार्क लॉर्ड के साथ खड़ी थी। ईव की मृत्यु ने भविष्य के डार्क लॉर्ड को उतना ही प्रभावित किया जितना कि नाइटमेयर की मृत्यु ने किया था। उनकी मृत्यु ने माइकल को एक टाइम मशीन बनाने के रास्ते पर डाल दिया जो माइकल को समय में वापस भेज देगी। उसने अपने खोए हुए सभी लोगों को वापस लाने के लिए अपनी बनाई हुई हर चीज़ का बलिदान कर दिया। जिस क्षण डार्क लॉर्ड समय में पीछे चला गया, वह अतीत बन गया था और वर्तमान माइकल वर्तमान बन गया। हाँ, खुले दिमाग से सोचो और तुम निराश नहीं होगे। माइकल ने ईव के कंधे पर थपथपाया। अंत में वे सफ़ेद सीढ़ियों के एक सेट पर पहुंचे जो चमकते हुए सुनहरे दरवाजों के एक सेट तक जाती थी। दरवाजों के दोनों ओर एक विशाल ऑक खड़ा था जो 7 फीट लंबा था और चांदी की प्लेट के कवच की वर्दी में अपने से भी लंबा भाला लिए हुए था। ऑक ने उन तीनों के लिए दरवाज़ा खोलते हुए कुछ नहीं कहा। धन्यवाद। माइके ने एक्वा पैलेस में प्रवेश करने से पहले सिर हिलाया। एक्वा पैलेस का अंदर का हिस्सा भी बाहर की तरह ही राजसी लग रहा था। उस समय वे कांच की छत के नीचे एक विशाल हॉल में खड़े थे और एक विशाल आकार का झूमर रात में पूरी इमारत को रोशन करने के लिए काफ़ी बड़ा था। जैसा कि अपेक्षित था, ग्राहकों के बैठने और आराम करने के लिए कई लाउंज बनाए गए थे और सजावट के लिए दुर्लभ विदेशी फूलों के पौधे लगाए गए थे। माइकल ने हॉल में कई अर्धएल्फों को घूमते हुए देखा जो लाउंज में बैठे एल्फों को पेय पदार्थ परोस रहे थे और शाही समाचार पढ़ रहे थे। कुछ एल्फों ने उन तीनों को देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं। ये देखकर कि वे इंसान हैं, वे हंसे और अपनी निगाहें दूसरी ओर मोड़ लीं। उन एल्फों को अनदेखा करते हुए माइकल, गया और ईव हॉल के अंत में संगमरमर के काउंटर की ओर चले गए। एक्वा पैलेस में आपका स्वागत है। मैं ज़ेंटा विरमिस हूँ। आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जैसी कि उम्मीद थी, उनका स्वागत एक दिव्य एल्फ सुंदरी ने किया। हालांकि उन नस्लवादी एल्फों के विपरीत, लड़की ने जब उनका अभिवादन एक बड़ी मुस्कान के साथ किया तो उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं बल्कि खुशी दिखी। हम कुछ कीमिया सामग्री खरीदने जा रहे हैं। गया ने आगे बढ़कर माइकल को इस तरह से घुमाया जैसे वह उस जगह का मालिक हो। क्या मेरी महिला के पास वीआईपी कार्ड है? अगर नहीं तो आपको 7,000 सोने के सिक्कों के लिए टोकन खरीदना होगा और अपनी बारी का इंतजार करना होगा। हम आपको पेय और पेय पदार्थ प्रदान करेंगे, बेशक घर पर। आप यहाँ नए हैं। वेलाथा कहाँ है? ईव ने मुस्कुराते हुए एल्फ को आश्चर्यचकित करते हुए पूछा। यहाँ। अपनी कलाई के एक झटके के साथ ईव ने एक गहरे नीले रंग का कार्ड निकाला जिस पर एक्वा पैलेस शिखा के नीचे सुनहरे अक्षरों में वोल्डिगार्ड्स शब्द उकेरे गए थे। एक पानी की बूंद जो 2 समुद्री ड्रैगन से घिरी हुई थी। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मेरी महिला। तुम ज़रूर लेडी ईव वोल्डिगार्ड हो। लड़की ने तुरंत अत्यंत सम्मान के साथ सिर झुकाया। हम जल्दी में हैं ज़ेंथा, इसलिए अगर तुम मुझे ये सामान जल्द से जल्द लाकर दो तो मैं इसकी सराहना करूंगी। बेशक मिरियाड। ज़ेंथा ने ताली बजाई जब पन्ना हरे रंग के वस्त्र पहने एक और एल्वेन लड़की ज़ेंथा के पीछे दरवाजे से बाहर निकली। मेरी लेडी ईव वोल्डिगार्ड को मास्टर एलोबा के पास ले जाओ। ज़ेंथा ने मिरियाड को निर्देश दिया और अपनी नज़र वापस गया और ईव पर घुमाई। मास्टर एलोबा हमारे कीमिया अनुभाग के प्रमुख हैं और वह आपकी मदद करने में प्रसन्न होंगे। अपने हाथ की एक लहर के साथ ज़ेंथा ने मिरियाड के लिए संगमरमर का काउंटर खोल दिया।
इसके बाद एल्फ उन्हें मास्टर एलोबा के पास ले जाने लगा। ईव और गया को एक एल्फ के पीछे चलते हुए देखकर माइकल ने इधर उधर देखना बंद कर दिया और उनके पीछे पीछे चला गया। एल्फ उन्हें दूसरी मंजिल पर कांच की सीढ़ियों पर ले गया, जिसमें इमारत की विभिन्न शाखाओं तक जाने वाली कई सीढ़ियां थीं, लेकिन उन्होंने कोई सीढ़ी नहीं ली। इसके बजाय वे एल्फ का पीछा करते हुए एक जेड पत्थर के दरवाजे पर पहुंचे। मास्टर एलोबा अंदर हैं, मेरी लेडी, मेरे स्वामी, एल्फ ने मधुर आवाज में कहा जब गया ने दरवाजा खोला। दरवाजा। धन्यवाद। माइकल ने दरवाजे से गया के पीछे जाने से पहले सिर हिलाया। जैसे ही माइकल कमरे में दाखिल हुआ, उसे लगा कि वह शोरूम के बजाय किसी पेंटहाउस में दाखिल हो गया है। बैठो। आश्चर्यजनक रूप से एक डार्क एल्फ ने उनका अभिवादन किया, जो एक ओक टेबल के पीछे बैठा था, जिसके दोनों ओर एक छोटे बच्चे के आकार के काले गुलाब थे। वह आदमी माइकल द्वारा एशिया गांव में मिले डार्क एल्फ जैसा ही दिख रहा था। उनकी तरह कमरे के डार्क एल्फ के बाल चांदी के रंग के और त्वचा भूरी थी। वे डार्क एल्फ के हरे लबादे के पीछे एक टैटू डिज़ाइन की पतली रेखाएं देख सकते थे, लेकिन पूरा डिज़ाइन नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही वे डार्क एल्फ के पास पहुंचे, उनके बैठने के लिए ज़मीन से 3 लकड़ी की कुर्सियां निकलीं। ईव और गया ने कमरे में चारों ओर नज़र घुमाई, लेकिन कमरे में एक भी जड़ी बूटी या सामग्री नहीं मिली। उन्हें बस किताबों की रैक, चर्मपत्रों वाली लकड़ी की टेबल और उनके सामने डार्क एल्फ का एक विशाल चित्र मिला। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? एबोला बहुत ज़्यादा बात करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह बिना किसी बात को घुमाए फिराए सीधे काम पर लग गया। गया द्वारा सूची निकालने का इंतजार करते समय माइकल ने देखा कि डार्क एल्फ ईव को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसे स्कैन कर रहा हो। सौभाग्य से डार्क एल्फ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माइकल को यकीन था कि डार्क एल्फ ने पाया कि ईव बीमार है। अध्याय 593। ईव का इलाज। मास्टर एलोबा ने कागज पर लिखी वस्तुओं की सूची पर नजर डाली, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। कुछ सेकंड बाद एबोला ने आखिरकार उन तीनों की ओर देखा। तीनों में से ईव सबसे ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उसके परिवार का भाग्य सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर था। यही कारण था कि ईव लगातार टेबल के नीचे अपने पैर हिला रही थी। सौभाग्य से एलोबा ने उन्हें जो जवाब दिया, उसने तुरंत ईव का मूड बढ़ा दिया। हमारे पास सूची में सब कुछ है। वीआईपी कार्ड धारकों के लिए विशेष छूट को घटाने के बाद ये 4 लाख सोने के सिक्के होंगे। अद्भुत, हम इसे स्वीकार करेंगे। माइकल खुशी से मुस्कुराया, जबकि डार्क एल्फ ने बिना कोई भाव दिखाए सिर हिलाया। एबोला एक कर्मचारी की तरह लग रहा था, जो उस नौकरी पर आना पसंद नहीं करता था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन एलोबा के व्यवहार के बावजूद माइकल ने उससे कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि वह यहाँ आतिथ्य का आनंद लेने के लिए नहीं आया था। यहाँ रुको। एबोला अपनी कुर्सी से उठा और लकड़ी के रैक के पास दरवाजे पर चला गया। इलाज बनाने में तुम्हें कितना समय लगेगा? जैसे ही एलोबा कमरे में गायब हुआ, ईव ने माइकल की दिशा में अपना सिर हिलाया। 5 मिनट। मेरी बात सुनो, क्या तुम सुनोगे? गया उनके पास झुक गया और उसके दिमाग में बहुत अमीर बनने की योजना थी। उनकी आय को बढ़ाना हमेशा से गया का काम रहा था, और माइकल ने गया को व्यवसाय के कामों को करने दिया। निस्संदेह वह व्यवसाय और वित्तीय मामलों में उससे बेहतर थी। जैसे ही हमें सामग्री मिल जाएगी, वह इलाज बनाकर तुम्हें दे देगा। इसलिए घर जाओ और अपने परिवार को ठीक करो। तुम क्या करोगे? ईव ने गया और माइकल से पूछा, जिन्होंने जवाब के लिए गया की ओर देखा। इलाज को बढ़ावा दो। दरवाज़ा फिर से खुलने की आवाज़ सुनकर गया ने जल्दी से अपना मुंह बंद किया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एबोला कोई भी सामग्री लेकर बाहर नहीं आया। इसके बजाय वह अपनी सीट पर वापस आया और माइकल की ओर एक चांदी की अंगूठी खिसका दी। जांचें कि क्या सब कुछ वहां है। माइकल ने स्पेस रिंग ली। स्पेस रिंग के अंदर संग्रहित सामग्री को देखने के लिए आग ऊर्जा का एक टुकड़ा भेजा। माइकल को यह पुष्टि करने में केवल कुछ सेकंड लगे कि उसने जो कुछ भी मांगा था वह अंदर था। बढ़िया, सब कुछ वहां है। आप अपना भुगतान करने के बाद काउंटर पर अंगूठी वापस प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको कुछ और चाहिए? माइकल ने खड़े होकर अपना सिर हिलाया। धन्यवाद। माइकल ने एलोबा को अंगूठी लौटाने और कमरे से बाहर जाने से पहले सिर हिलाया। जब वे बाहर निकले तो मिरियाड उनका इंतजार कर रही थी। मेरी महिला, मेरे स्वामी, क्या आपने अपनी खरीदारी पूरी कर ली है? मिरियाड ने एक सौम्य मुस्कान के साथ पूछा, जिसने उसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा दिया। हाँ, काउंटर पर वापस, गया ने कहा, क्योंकि ईव पहले से ही जल्दी में काउंटर की ओर जा रही थी। वह इंतजार नहीं कर सकती थी, और अगर एक्वा पैलेस के अंदर आग ऊर्जा के उपयोग न करने का नियम न होता तो वह काउंटर पर उड़ जाती। ईव को सीढ़ियों से नीचे भागते हुए देखने के बावजूद मिरियाड ने अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली। इसके बजाय वह उन्हें वापस वहीं ले गई जहां से वे आए थे और काउंटर पर पहुंची। हालांकि ईव ने पहले ही अपने पे क्यूब का उपयोग करके राशि का भुगतान कर दिया था और अपने हाथ में सिल्वर स्पेस रिंग के साथ माइकल और गया का इंतजार कर रही थी। चलो चलते हैं।
ईव ने माइकल की ओर दौड़ लगाई। ज़ेंटा, हम ये सीरियस तक पहुंचने के लिए आपके पोर्टल का उपयोग करना चाहते हैं। हमें फिर से कितना खर्च करना पड़ेगा? गया ने काउंटर के पीछे ज़ेंटा से पूछा। 5,000 सोने के सिक्के, मेरी महिला। क्या तुम चाहोगी कि मिरियाद तुम्हें पोर्टल तक ले जाए? क्या कोई ऐसी जगह है जहां हम जल्दी से कोई औषधि बना सकें? गया ने पूछा और ज़ेंथा ने सिर हिलाया। चूंकि मेरी महिला वोल्डीगार्ड्स के गौरवशाली घराने से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए तुम वोल्डीगार्ड्स के वीआईपी लाउंज का इस्तेमाल कर सकती हो। ज़ेंथा की बात सुनने के बाद ही ईव को याद आया कि एक्वा पैलेस में उनका एक लाउंज है। पोर्टल पर एक पिन लगाओ, हम तुमसे संपर्क करेंगे। अब अगर आप अनुमति दें तो कृपया वोल्डीगार्ड्स लाउंज का रास्ता दिखाएं, माइकल ने मिरियड से पूछा, क्योंकि एल्फ एक बार फिर उन्हें सीढ़ियों की ओर ले गया। पहले की तरह वे सीढ़ियां चढ़ गए और एक जंक्शन पर पहुंचे जहां उन्होंने इमारत के विभिन्न हिस्सों में कई सीढ़ियां देखीं। इस बार मिरियड उन्हें दक्षिण पूर्व की सीढ़ी पर ले गया जो सबसे ऊंची मंजिल पर जाती थी। एक बार जब वे आखिरी सीढ़ी चढ़ गए तो उनका स्वागत एक चमकीले रोशनी वाले गलियारे द्वारा किया गया। गलियारे की दीवारों को चारकोल काले रंग से रंगा गया था और चमकदार संगमरमर के फर्श वाली दीवारों से पूरित किया गया था। झूमर के बजाय छत पर उकेरे गए रून ने जगह को रोशन कर दिया और गलियारे को आधुनिक एहसास दिया। इस तरह से, मेरे स्वामी और मेरी महिला, मिरियाड ने विनम्रता से कहा और उनके सामने चली गई। उसने ये भी नहीं पूछा कि उसे ईव को अपने लाउंज में क्यों ले जाना पड़ा। हालांकि ईव नीलामी में भाग लेने के लिए कई बार उसके लाउंज में गई थी, लेकिन इस समय उनके और उसके लाउंज के बीच की दूरी अनंतकाल की तरह लग रही थी। कुछ दरवाजों से गुजरने के बाद माइकल की नज़र द बार्न्स नाम के साथ दरवाजे पर पड़ी। जैसे ही उसने नाम देखा, उसका खून खौल उठा और उसकी आंखें लाल हो गईं। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह जब भी थूसिया से संबंधित कुछ देखता तो शांत नहीं रह पाता। सौभाग्य से गया ने नाम देखा और माइकल को दरवाजे से दूर खींच लिया। अंत में द हंट फैमिली नाम वाले दरवाजे से गुजरने के बाद वे सुनहरे अक्षरों में खुदे द वोल्डीगार्ड्स वाले दरवाजे के सामने पहुंचे। ईव ने जल्दी से अपनी कलाई हिलाई और वीआईपी कार्ड निकाला। जब उसने कार्ड को दरवाजे पर रखा तो रून चमक उठे और फिर दरवाज़ा खुला। आपको हमारा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ी देर में ज़ेंथा से मिलेंगे। माइकल ने वोल्डीगार्ड्स लाउंज में कदम रखने से पहले मिरिया को विदा किया। कमरा खुद गोल, गर्म और स्वागत करने वाला था। बहुत सारे गहरे बैंगनी रंग के हैंगिंग, चमकीली काली धातु और बैंगनी और काले रंग में असबाब वाला सोफे और आर्मचेयर थे। कांच की दीवार से एक विशाल स्टेडियम का नज़ारा दिखाई देता था, जिसके चारों ओर हज़ारों सीटें थीं और बीच में एक घास का मैदान था। यह नीलामी मंच केवल विशेष वार्षिक नीलामी के लिए आवंटित किया गया था। स्टेडियम इतना बड़ा था कि यह धरती के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियमों को टक्कर दे सकता था। सीधे ऊपर से आने वाली धूप घास के मैदान को प्राकृतिक स्पॉटलाइट की तरह रोशन कर देती थी, जिससे नीलामी स्टेडियम और भी शानदार हो जाता था। वोल्डीगार्ड्स लाउंज में एक बड़ा बैंगनी लकड़ी का मैंटलपीस भी था, जिस पर एक पेगासस की नक्काशी थी। यह एक काले बालों वाले आदमी के चित्र के नीचे स्थित था, जिसने गहरे बैंगनी रंग के वस्त्र पहने हुए थे और एक बड़ी रूबी से सजी एक सुनहरी क्रेन ले जा रहा था। वह हाउस वोल्डीगार्ड के वर्तमान हाउस लॉर्ड और ईव के पिता जूलियन भी थे। वोल्डीगार्ड इसके अलावा छोटे छोटे गमलों में उगाए गए विभिन्न गुलाब के पौधे लकड़ी के गोलाकार तख्तों पर खड़े थे, जो दीवारों पर फिट होने के लिए घुमावदार थे, और तांबे के तले वाले पौधे के धारक फर्न और आइवी के साथ छत के बीच लटक रहे थे। माइकल ने तुरंत पन्ना हरे रंग की कीमिया की लपटों को जगाया, क्योंकि ईव और गया ने लपटों से निकलने वाली गर्मी को महसूस किया। जब लपटें उसकी हथेली के ऊपर नाच रही थीं, तो गया ने अपना हाथ हिलाया, क्योंकि उनके सामने कांच की मेज पर विभिन्न सामग्रियां दिखाई देने लगीं। इलाज देखने की उत्सुकता ने ईव को भरे हुए सोफे पर गिरने से रोक दिया। इसके बजाय वह स्थिर खड़ी रही, माइकल को उन्हें परिष्कृत करने के लिए लौ में एक के बाद एक सामग्री डालते हुए देख रही थी। आराम करो, उसने ये कर लिया है, गया ने शांति से ईव की नसों को शांत करने और उसे कांपने से रोकने के लिए कहा। लेकिन उसके शब्द अकेले ईव को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अगले कुछ मिनट हमेशा के लिए खींच गए, क्योंकि ईव बिना पलक झपकाए लौ से निकलने वाले रंगीन मोतियों को देखती रही। दूसरी ओर गया अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका, यहाँ तक कि आग में लकड़ी के टूटने जैसी चटकने वाली आवाज़ भी उसे संगीत की तरह लग रही थी। हालांकि माइकल के लिए ये कुछ भी नाटकीय नहीं था, बल्कि हमेशा की तरह सब कुछ था। उसे सूत्र पता था और सभी सामग्री भी उसके पास थी, इसलिए औषधि बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। कुछ मिनटों के बाद ईव ने आखिरकार हरी लपटों के ऊपर एक चमकदार बैंगनी तरल नृत्य देखा। जल्द ही हवा मीठी हो गई और वे हवा में लवेंडर की खुशबू महसूस कर सकते थे। माइकल की हरकत के अनुसार तरल नृत्य कर रहा था। आखिरकार हरी लपटें गायब होने के बाद उसने अपनी नज़र ईव की ओर घुमाई। अपना मुंह खोलो, बिना कोई सवाल पूछे ईव ने एक बच्चे की तरह अपना मुंह खोला जैसे माइकल ने औषधि उसके मुंह में डाली।
माइकल और गया ने ईव के औषधि निगलने का इंतजार किया। कुछ सेकंड बाद ईव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने पूरे शरीर में गर्म सनसनी महसूस की। सच कहूं तो वह अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा लगा जैसे उसे अपनी ऊर्जा नसों के माध्यम से बहने वाली आग ऊर्जा की गर्मी का अनुभव हुए अनंत काल बीत गया हो। धीरे धीरे उसकी ताकत उसके शरीर में वापस आ गई और उसकी त्वचा की गुलाबी चमक भी। ईव ने आखिरकार अपनी आंखें खोलने से पहले कई गहरी सांसें लीं। तुम ठीक हो गई हो, माइकल ने चमत्कार करने के बावजूद बस मुस्कुराया। दूसरी ओर गया ने अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए चुपके से कदम बढ़ाया। तुम्हें कैसा लग रहा है? गया ने ईव की ओर बढ़ते हुए पूछा। बहुत बढ़िया, मैं वास्तव में ठीक हो गया हूँ। तुमने कर दिखाया। ईव की आंखें नम हो गईं और उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें बह निकलीं। अपने आंसुओं के बाद ईव ने राहत भरी मुस्कान बिखेरी। ओह! लेकिन अचानक ईव उनके पास पहुंची और गया और माइकल को कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ईव गले में गांठ के कारण मुश्किल से ये शब्द बोल पाए। उसे एक ही समय में राहत और खुशी महसूस हुई। इलाज के साथ वह अपने पूरे परिवार को ठीक कर पाएगी। बस मुझसे वादा करो कि तुम अपने परिवार को ठीक करने के बाद हमें फिर से गले नहीं लगाओगी। चूंकि गया माइकल को छोड़कर लोगों को गले लगाने की बहुत बड़ी प्रशंसक नहीं थी, उसने एक आह के साथ घोषणा की। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास इलाज है। माइकल ने ईव की पीठ थपथपाई और उसके आंसू पोंछने के लिए उसे धीरे से दूर धकेल दिया। अब मुझे बस कुछ मिनट दो। माइकल ने ईव के परिवार के लिए और इलाज बनाने के लिए अपनी लपटों को फिर से बुलाया। माइकल को 20 इलाज बनाने में लगभग 15 मिनट लगे। औषधियाँ। इस बीच गया और ईव ने इलाज वितरित करने और यासेरियस में एक राजसी स्टोर खोलने पर चर्चा की। चूंकि वोल्डिगारेस के पास यासेरियस में कई संपत्तियां थीं, इसलिए ईव ने जोर देकर कहा कि गया उसकी एक इमारत ले ले और राजसी स्टोर स्थापित करे। व्यवसायी दिमाग वाला गया स्वाभाविक रूप से इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कान से कान तक मुस्कुराहट के साथ सहमत हो गया। अध्याय 594 मुफ्त में इलाज देना। माइकल ने ईव और गया के साथ कमरे से बाहर निकलने से पहले इलाज को अपने स्पेस रिंग के अंदर रख दिया। तीनों सीधे काउंटर पर गए। मेरे स्वामी, मेरी महिला। ज़ेंटा ने उन्हें सबसे चमकदार मुस्कान के साथ अभिवादन किया, जैसे कि वह उनसे पहली बार मिल रही हो। उसे पोर्टल पर ले जाओ, गया ने ज़ेंटा से पूछा क्योंकि ईव ने जल्दी से पे क्यूब निकाला। ज़ेंटा के हाथों में बैंगनी क्यूब चमक रहा था। क्यूब से निकली रोशनी ने 5000 की संख्या बनाई। संख्या फीकी पड़ने के बाद मिरियाड फिर से उनके पास पहुंची। अगर आप चाहें, मेरी महिला। मिरियाड ने ईव को उसके पीछे आने का इशारा किया। हम यहाँ काम खत्म होने के बाद आपसे मिलेंगे। माइकल ने सिर हिलाकर उसका कंधा थपथपाया। ये लो। ईव ने माइकल को वीआईपी कार्ड सौंप दिया। इसके बाद ईव ने और अधिक समय नहीं बिताया और उसने मिरियाड के पीछे पोर्टल तक जाने से पहले माइकल और गया की ओर सिर हिलाया। इस बार वे सीढ़ियों पर नहीं गए, बल्कि हॉल के चारों ओर चले गए और एक दरवाजे से गायब हो गए। ज़ेंथा, अगर हम नीलामी में कुछ कीमती चीज़ रखना चाहते हैं तो हमें किससे मिलना चाहिए? गया ने संगमरमर के काउंटर पर झुककर ज़ेंथा से धीमी आवाज़ में पूछा। मैं यह वस्तु ले सकता हूं और इसे हमारे मूल्यांकनकर्ताओं के पास ले जा सकता हूं, मेरी महिला। हालांकि गया ने अपना सिर हिलाया। मैं वार्षिक के प्रभारी से मिलने के बारे में सोच रहा था। हमारे पास जो वस्तु है वह हजारों लोगों को बचा सकती है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि आपके पास वीआईपी कार्ड है, इसलिए मैं हमारे प्रबंधक लॉर्ड एनफिल के साथ एक बैठक की व्यवस्था कर सकता हूं, मेरी महिला। ये बहुत अच्छा होगा, गया ने कान से कान तक मुस्कुराते हुए कहा। कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें, मेरी महिला। मेरे स्वामी। ज़ेंटा ने मुड़कर उसके पीछे कमरे में प्रवेश किया। वे हमारे द्वारा खरीदी गई सामग्री की सूची का उपयोग करके सूत्र का पता नहीं लगा सकते हैं, है ना? गया ने माइकल से फुसफुसाते हुए कहा। वह कई कीमियागरों को जानती थी जिन्होंने उस जगह को रिश्वत देकर किसी और की औषधि या गोली का सूत्र बनाया था जहां से कीमियागर सामग्री खरीदता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी कीमियागर के पास किसी विशेष गोली या औषधि को परिष्कृत करने के लिए सामग्री की सूची है। उस स्थिति में वे अंततः सूत्र के साथ आ सकते हैं। यही कारण है कि कई कीमियागर किसी औषधि या गोली के लिए आवश्यक सामग्री की सूची को गुप्त रखते हैं और केवल उच्च प्रतिष्ठित स्थान से ही सामग्री खरीदते हैं। हालांकि एक्वा प्लेस एक बहुत ही प्रतिष्ठित जगह थी, लेकिन उसे कल्पित बौने पर भरोसा नहीं था। मैं शौकिया नहीं हूँ। मुझे उस सूची में से आधी वस्तुओं की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक कि स्वर्गीय कीमियागर भी मेरा फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाएंगे, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने जो सामग्री खरीदी थी उनमें से माइकल ने उनमें से कुछ का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने अन्य चीज़ों को इसलिए लिखा था ताकि अगर कोई सूची का उपयोग करके फॉर्मूला फिर से बनाने की कोशिश करे तो वे भ्रमित हो जाएं। माइकल को भी कल्पित बौने पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कुछ और मिनट इंतजार किया और आखिरकार ज़ेंथा फिर से कमरे से बाहर चली गई।
लॉर्ड इनफेलर अब आपसे मिलेंगे, मेरे स्वामी, मेरी महिला। सीधे जाओ और बाईं ओर तीसरे दरवाजे से प्रवेश करो। उनका नेतृत्व करने के बजाय ज़ेनथा ने उन्हें निर्देश दिए। धन्यवाद, माइकल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दरवाजे से अंदर चला गया। हॉल में मौजूद कई कल्पित बौने अपनी भौहें सिकोड़ रहे थे जब उन्होंने माइकल को कर्मचारियों के लिए बनी जगह में प्रवेश करते देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह मनुष्य क्या कर रहा था और वह कौन था। वे पहले से ही आपस में ये जानने के लिए बुदबुदाने लगे थे कि वह कौन था। आमतौर पर वे किसी मनुष्य से परेशान नहीं होते, लेकिन उसके साधना स्तर को देखने के बाद वे चौंक गए। आखिरकार वे जिस भी फ्यूजन स्टेज साधक से मिले थे वह बूढ़ा था। यहाँ तक कि लैला एल्डेन भी फ्यूजन स्टेज पर पहुंचने पर माइकल जितनी युवा नहीं थी। दूसरी ओर माइकल सिस्टम नोटिफिकेशन से भर गया था। उसने कुछ ही मिनटों में 20,000 बदमाश अंक प्राप्त किए, सचमुच कुछ भी नहीं किया। नोटिफिकेशन को अनदेखा करते हुए माइकल ऊपर वाले से मिलते जुलते चमकीले रोशनी वाले गलियारे में चला गया। यही वह जगह है, गया ने लाल ओक के दरवाजे पर सोने से उकेरे गए अनफॉलो हेडी नाम को देखते हुए कहा। कृपया अंदर आएं। अचानक दूसरी तरफ से एक ठंडी, गर्म और स्वागत करने वाली आवाज़ आई, जैसे कि अंदर से किसी ने उन्हें बाहर इंतजार करते हुए महसूस किया हो। माइकल ने एक व्यवस्थित कमरा और कांच की मेज के पीछे एक योगिनी को देखने के लिए दरवाजा खोला। उनका स्वागत करने वाले योगिनी के चेहरे पर स्वागत करने वाली मुस्कान थी। एलोबा के विपरीत योगिनी गर्मजोशी और मित्रता का भाव बिखेर रही थी। किसी भी योगिनी की तरह अनफलान को बेहतरीन जबड़े की संरचना, चमकदार त्वचा, आकर्षक सुनहरे बाल और भूरी आंखें प्राप्त थीं। वह इतना लंबा था कि उसे एक लंबा आदमी माना जा सकता था और अपनी आत्माशोधन अवस्था की साधना के बावजूद वह मिलनसार लग रहा था। एक योगिनी को इतनी बड़ी मुस्कान के साथ और उनका इतना स्वागत करते हुए देखना काफ़ी सुखद था। आमतौर पर कल्पित बौनों को छोड़कर किसी के प्रति भी ठंडे होते हैं। कृपया बैठ जाए, क्या आप कुछ ताज़ी बनी हुई चाय लेंगे? योगिनी ने कांच की मेज पर रखे संगमरमर के कप और चाय की तश्तरी की ओर इशारा किया। नहीं धन्यवाद लॉर्ड एनफ्लेन, माइकल ने विनम्रता से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि योगिनी उनके सामने बैठी थी। तो मैंने सुना है कि आपके पास हमारी वार्षिक नीलामी में जोड़ने के लिए कुछ मूल्यवान है। आमतौर पर हम इस बिंदु पर कोई भी वस्तु नहीं लेते हैं, लेकिन चूंकि आप लेडी ईव के दोस्त हैं, इसलिए हम एक अपवाद कर सकते हैं। एनफ्लेन आगे झुकी। क्या आपने वहाँ प्लेग के बारे में सुना है, लॉर्ड एनफ्लेन? भले ही वह कल्पित बौनों से कितनी भी नफरत करती हो, उसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ एनफ्लेन से बात की। बेशक, बुरा व्यवसाय। महामहिम जल्द ही लॉकडाउन की घोषणा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वे इसका इलाज निकालेंगे। अन्यथा कौन जानता है कि प्लेग से कितने लोगों की जान चली जाएगी। यही तो हम नीलाम करना चाहते थे, प्लेग का इलाज। जैसे ही एनफ्लेन ने गया की बात सुनी, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लेकिन जल्द ही वह आश्चर्य से बाहर आ गया। यहाँ माइकल ने अपने सिस्टम स्टोरेज से औषधि निकाली और उसे टेबल पर रख दिया। 90% शुद्ध, ये कुछ ही मिनटों में बीमारी को ठीक कर देगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं, गया ने समझाया जब एनफ्लेन ने औषधि को करीब से जांचने के लिए लिया। अगर मैं पूछूं तो आपको ये कहाँ मिला? मैंने इसे बनाया। क्या आप कीमियागर हैं? कीमियागर? मुझे यकीन है कि आपने घोस्ट के बारे में सुना होगा, जो एलोन और संभवतः ओज़ का नंबर 1 कीमियागर है। आप घोस्ट हैं? माइकल जैसे युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से देखकर एनफालिन को सुखद आश्चर्य हुआ। यहाँ तक कि अवोर में भी कीमिया क्षेत्र से संबंधित कई लोगों ने माइकल के बारे में सुना है, खासकर कीमिया प्रतियोगिता के दौरान ओज़ में जो कुछ हुआ उसके बाद। एनफालिन उन कल्पित बौनों में से एक था जो अपने नस्लीय मतभेदों के बावजूद माइकल की प्रशंसा और सम्मान करते थे। एकमात्र, माइकल ने सिर हिलाया। मुझे पूछना है, यदि आपके पास इलाज है तो आप उन्हें खुद क्यों नहीं बेचते? अगर मैं सही हूं तो आपके पास एक स्टोर है। मुझे गलत मत समझिए, इलाज एक बड़ी चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे नीलामी में रखना इसके लायक होगा। किसी तरह माइकल को उसकी बातें सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। उसके जैसे व्यापारी हमेशा अपने लाभ और भलाई को हर चीज़ से ऊपर रखते हैं। मेरी बात सुनिए लॉर्ड एनफ्लेन, हम नहीं चाहते कि आप इलाज की नीलामी करें और हमें सिक्के दें। इलाज को बेचकर आप जो भी कमाएंगे वह सब आप ले सकते हैं। गया ने बातचीत शुरू की जब एनफ्लेन ने अपनी नज़र गया की ओर घुमाई। मैं ये बात सीधे तौर पर कह दूं, आप चाहते हैं कि हम इलाज की नीलामी करें और सारे सिक्के खुद ले लें। आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? गया ने सिर हिलाया। आप सब कुछ ले सकते हैं, हमें एक भी सिक्का नहीं चाहिए। एनफ्लेन तब तक चुप रहा जब तक गया ने उसे अपनी योजना नहीं बताई। आपको सिक्के मिलेंगे और हमें सबसे बड़े चरणों में से एक में पदोन्नति मिलेगी। यह एक जीत की स्थिति है। इसके अलावा हम विश्वासघाती महासागर में जाने की योजना बना रहे हैं। यदि आप यह उपकार करते हैं तो हम वहां मिलने वाली दुर्लभ वस्तुओं की नीलामी के लिए एक्वा पैलेस को चुनेंगे। गया ने विश्वासघाती महासागर का उल्लेख करके बर्तन को मीठा कर दिया।
कुछ क्षणों के लिए योगिनी पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गई। बेशक कोई भी समझदार व्यक्ति स्वेच्छा से विश्वासघाती महासागर में नहीं जाएगा। फिर भी भूत की साधना के स्तर को देखने के बाद अनफ्लेन ने नहीं सोचा कि वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। इसके अलावा यह एक्वा पैलेस के लिए एक बड़ी बात थी। वे इलाज पेश करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। सबसे पहले, हालांकि अनफ्लेन ये जांचना चाहता था कि क्या उनके पास वास्तव में इलाज है। क्या आपने इलाज का परीक्षण किया है? अनफ्लेन ने गया की शर्तों से सहमत हुए बिना पूछा। हाँ, हमने इस दवा से वोल्डिगार्ड्स को ठीक कर दिया है। लो, इसे लो और किसी बीमार पर इसका परीक्षण करो। गया ने मेज पर एक और औषधि रखी। एम्फिलिन ने दूसरी औषधि के लिए मना नहीं किया। उसने एक बीमार औषधि पी थी क्योंकि एक्वा पैलेस प्लेग पर शोध कर रहा था और इसका इलाज खोजने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में हर एक प्रमुख संगठन इलाज खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। जो कोई भी सबसे पहले इलाज खोज लेगा वह लाखों के साथ साथ महारानी का पक्ष भी जीत सकता है। मैं कुछ ही मिनटों में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कृपया अपने आप को घर जैसा महसूस करो। दोनों औषधियां लेते हुए एम्फिलिन कमरे से बाहर चला गया। माइकल और गया को पीछे छोड़ दिया। हालांकि एम्फिलिन कमरे से बाहर चला गया, लेकिन कई रिकॉर्डिंग पत्थर ऊपर के झूमर के अंदर, मेज पर भालू की मूर्ति के पीछे और माइकल और गया को देखने वाले चित्र के ऊपर छिपे हुए थे। वे सीसीटीवी कैमरों की तरह थे जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। माइकल उन्हें सिस्टम से आसानी से निष्क्रिय कर सकता था, लेकिन इसके बजाय माइकल ने अपने हाथ पीछे रखे और स्पाइडर्स को छोड़ दिया। छोटे स्पाइडर्स ने जल्दी से खुद को पर्यावरण के साथ छिपा लिया और रेंगते हुए दूर चले गए। चूंकि उन पर नज़र रखी जा रही थी, इसलिए माइकल और गया ने एक दूसरे से बात नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सहजता से काम लिया और बाहर बड़े स्टेडियम को घूरते रहे। नीलामी अगले सप्ताह है न? गया ने सिर हिलाया। यह उनकी एकमात्र बातचीत थी जब तक कि एम्फिलिन लगभग 10 मिनट बाद वापस नहीं आ गया। आपको इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ करें, तो आपके विद्वान आपको क्या बताते हैं, लॉर्ड एम्फिलिन? माइकल ने पूछा। अनफ्लेन को जवाब न देते देख माइकल मुस्कुराया। अरे चलो लॉर्ड एम्फिलिन, आपको इलाज का परीक्षण करना होगा। मैं इसे पूरी तरह से समझता हूँ। आप किसी चीज़ को प्लेग के इलाज के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अनफ्लेन इलाज की प्रभावशीलता के कारण थोड़ा परेशान लग रहा था। एक्वा पैलेस के पास भूमिगत कुछ बीमारियां थीं और इलाज खोजने के लिए उनका अध्ययन किया गया था। इसलिए अनफ्लेन को केवल एक परीक्षण विषय को औषधि देना था ताकि औषधि की पुष्टि हो सके। इलाज खोजने के लिए जिम्मेदार हर विद्वान, कीमियागर और मरहम लगाने वाला पूरी तरह से चौंक गया जब उन्होंने देखा कि औषधि ने कुछ ही मिनटों में बीमारों को ठीक कर दिया। इलाज वैध था। एक्वा पैलेस ठग नहीं था। कई अन्य लोगों ने कहा होगा कि इलाज नकली था, घोस्ट को मार दिया और खुद औषधि बेचने के लिए औषधि की नकल करने की कोशिश की। अगर वे घोस्ट को मारना चाहते थे तो एक्वा पैलेस के पास उसकी खेती के स्तर के बावजूद उसे मारने के लिए सभी संसाधन थे। हालांकि एक्वा पैलेस ने इस तरह से व्यवसाय नहीं किया। मैं इलाज को नीलामी में रख सकता हूं, लेकिन एक्वा पैलेस को कुछ और चाहिए। अध्याय 595, एक्वा पैलेस से निपटना। एम्फिलिन भले ही गर्मजोशी से भरा, स्वागत करने वाला और मिलनसार हो, लेकिन वह खून का सौदागर था। इसलिए माइकल और गया को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि वह बदले में कुछ मांग रहा है और अधिक के लिए बातचीत कर रहा है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वे दोनों उम्मीद कर रहे थे। कृपया, माइकल ने एम्फिलिन को जारी रखने के लिए इशारा किया। एक्वा पैलेस आपको पूरे महाद्वीप में इलाज वितरित करने में मदद करना चाहता है, मास्टर घोस्ट। माइकल की मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उसने अपनी भौहें से कुढ़ीं। पूरे महाद्वीप में आपका क्या मतलब है लॉर्ड एम्फिलिन? पिछली बार जब मैंने सुना था तो केवल थेरा को ही यह प्लेग है। एम्फिलिन आगे झुके और धीमी आवाज में बोले, क्या मैं भरोसा कर सकता हूं कि आप किसी को भी वह नहीं बताएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं? बेशक लॉर्ड एम्फिलिन, आप मेरी बात मानिए। माइकल ने सिर हिलाया। प्लेग सिर्फ थेरा तक सीमित नहीं है। सिलअलारी में एक गांव को लॉकडाउन कर दिया गया है। हमने खबर सुनी है कि दूसरे राज्यों में भी लोग प्लेग के इसी तरह के लक्षणों के साथ आ रहे हैं। हर राज्य इस खबर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिरकार ये खबर पूरे महाद्वीप में फैल जाएगी। जल्द ही पिघला हुआ प्लेग पूरे महाद्वीप को प्रभावित करेगा। पिघला हुआ प्लेग, यही नाम उन्होंने प्लेग का रखा है। एम्फिलिन ने गया की ओर सिर हिलाया और अपनी नज़र वापस माइकल की ओर घुमाई। तो मूल रूप से मैं सोने की खान पर बैठा हूं। एम्फिलिन ने घोस्ट के चेहरे पर एक ठंडी अवसरवादी मुस्कान देखी जो उसके दूसरे पक्ष को दिखा रही थी। एक सोने की खान जो आपकी पीठ पर निशाना लगाती है, एम्फिलिन ने गंभीर आवाज में कहा। मुझे पता है कि आप अपने उत्पादों को वितरित करने के लिए रेनशेड मर्चेंट गिल्ड का उपयोग कर रहे हैं। उन्हें कोई अपराध नहीं है, लेकिन वे इसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस क्षण पिघला हुआ प्लेग टूटता है, महाद्वीप उल्टा हो जाएगा।
जो प्रभावित नहीं हुए वे पागल कुत्तों की तरह इधर उधर भागेंगे, और अगर उन्होंने सुना कि इसका इलाज है तो वे इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इलाज के बारे में भूल जाओ, बदमाश स्रोत को निशाना बनाएंगे। रेनशेड गिल्ड का सबसे मजबूत एक आत्मा परिशोधक है। वे फ्यूजन स्टेज साधकों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? ये खबर गया के लिए बहुत चौंकाने वाली थी। अगर इन्फ्लेन ने जो कहा वह सच था तो महारानी भी अब सुरक्षित नहीं है। चाहे उनके पास कितनी भी बड़ी सेना क्यों न हो, कोई भी प्लेग से नहीं लड़ सकता। अगर एक्वा पैलेस खुद उनकी आपूर्ति लाइनों को तोड़ देता और इसका दोष दुष्ट किसानों पर डालता तो उसे आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जहां तक उसका सवाल था, इन्फ्लेन उन्हें नुकसान पहुंचाने या उन्हें मार डालने के बजाय मदद करने के लिए एक अच्छा आदमी था। तो चलो लॉर्ड इन्फ्लेन से बातचीत करते हैं। एक्वा पैलेस का हिस्सा क्या है? 30%। गया ने तुरंत अपना सिर हिलाया। 25%, और तुम हमें सामग्री मुहैया कराओगे? गया ने इन्फ्लेन को अपना प्रति प्रस्ताव दिया, और आश्चर्यजनक रूप से उसने कुछ क्षणों के लिए इस पर विचार किया। फिर भी वह गया की शर्तों से सहमत नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोनों लगभग 30 मिनट तक बातचीत करते रहे। उनकी बातचीत एक युद्ध की तरह लग रही थी, लेकिन माइकल को आश्चर्य हुआ कि गया को बातचीत करते देखना काफी मनोरंजक था। अगर वह धरती पर पैदा होती तो वह किसी बड़े उद्यम की सफल सीईओ होती। इन्फ्लेन के पास अनुभव था, लेकिन गया के पास प्रतिभा थी, व्यापार के लिए शुद्ध प्राकृतिक प्रतिभा। जब उन्होंने अपनी बातचीत समाप्त की तो इन्फ्लेन ने 20% हिस्सा लेने और उन्हें सभी सामग्री की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की। बदले में माइकल को उन्हें इलाज के लिए विशेष अधिकार देना पड़ा। इसका मतलब था कि जहां भी वह इलाज बेचेगा, एक्वा प्लेस को 20% मिलेगा। भले ही वह मैजेस्टिक में इलाज बेचता हो, एक्वा पैलेस को 20% हिस्सा देना होगा। मुफ्त सामग्री प्राप्त करने के अलावा माइकल को एक्वा पैलेस की सुरक्षा भी मिलेगी। इसके अलावा इन्फ्लेन घोस्ट को एक्वा पैलेस में वीआईपी कार्ड दिलाने में मदद करेगा। गया ने सौदे के एक हिस्से के रूप में वीआईपी कार्ड पाने की कोशिश की, लेकिन यह इन्फ्लेन के हाथ में नहीं था। इसलिए इसके बजाय आर्कटिक हॉल तय करेगा कि हर 5 साल में किसे वीआईपी कार्ड दिया जाए। दुर्भाग्य से उन्होंने पिछले साल नए वीआईपी कार्ड की पेशकश की, इसलिए माइकल को 4 और साल तक इंतजार करना पड़ा। मुझे अनुबंध कहाँ भेजना चाहिए? वोल्डिगार्ड्स हवेली में। मैं वहीं रहूंगा, माइकल ने कहा, जबकि इन्फ्लेन ने मन ही मन नोट बना लिया। हम मास्टर घोस्ट के इलाज के पहले बैच की उम्मीद कब कर सकते हैं? पिघला हुआ प्लेग और फैलने दो लॉर्ड इन्फ्लेन। माइकल की बात सुनते ही इन्फ्लेन का जबड़ा कुछ इंच नीचे गिर गया। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेन ने निर्दयी लोगों को नहीं देखा था, लेकिन उसने घोस्ट से इतना क्रूर होने की उम्मीद नहीं की थी। वह बहुत ही गर्मजोशी से भरा, सौम्य युवक लग रहा था, लेकिन उसके शब्दों ने इन्फ्लेन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि घोस्ट जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा क्रूर है। हम नीलामी के बाद इलाज बांटना शुरू कर सकते हैं। ये सभी के लिए घबराहट और इलाज के लिए बेताब होने के लिए पर्याप्त होगा। इस बीच हम लोगों को उपचार औषधि प्रदान करेंगे। ये लोगों को जीवित रखेगा, गया ने पीछे झुककर इन्फ्लेन से कहा। उपचार औषधि की बात करते हुए, मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति मेरी औषधि जमा कर रहा है और उन्हें ऊंचे दामों पर बेच रहा है, लॉर्ड इन्फ्लेन। क्या आपको पता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को कहां पा सकता हूं? माइकल ने लॉर्ड इन्फ्लेन से सही पूछा, क्योंकि काला बाजार अवोर के व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था। वे जो करते हैं वह यह है कि वे एक विशेष उत्पाद को थोक में खरीदते हैं और तब तक जमा करते हैं जब तक कि वह उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध न हो जाए। ऐसा करके वे मांग को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, और जब लोग हताश हो जाते हैं तो वे इसे उच्च कीमत पर बेच देते हैं। नतीजतन कालाबाजारी करने वालों ने लाखों कमाए। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था कि माइकल की उपचार औषधि ने इन कालाबाजारियों का ध्यान आकर्षित किया। यह एक व्यक्ति नहीं है मास्टर घोस्ट, बल्कि एक छाया संगठन है जो बस खुद को कालाबाजारी करने वाला कहता है। उनमें रचनात्मकता की कमी है, धन के विपरीत। हर व्यापारी संघ उनसे प्रभावित हुआ है। हालांकि हम उन्हें ट्रैक करना और उन्हें न्याय दिलाना चाहेंगे, लेकिन यह आसान काम नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत असंभव है। वे नहीं मिले क्योंकि मैंने लॉर्ड इन्फ्लेन की कोशिश नहीं की है, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। माइकल के पास जो उपकरण थे उनके साथ माइकल को ब्लैक मार्केटर्स का पता लगाने में समय लगेगा। उन्होंने माइकल की हीलिंग पोशन को चुराकर बहुत बड़ी गलती की। इन्फ्लेन को लग रहा था कि ब्लैक मार्केटर्स ने शायद एक ऐसा दुश्मन बना दिया है जो उन्हें नहीं बनाना चाहिए था। वैसे भी अगर घोस्ट किसी तरह ब्लैक मार्केटर्स से छुटकारा पा लेता है तो यह एक्वा पैलेस सहित सभी व्यापारी संघों के लिए लाभदायक होगा। तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे। गया कमरे से बाहर जाने के लिए खड़ा हुआ। मैं इंतजार करूंगा। इन्फ्लेन ने शिष्टाचार के तौर पर उन्हें बाहर ले जाने से पहले दोनों से हाथ मिलाया। इन्फ्लेन से बात करने के बाद माइकल खुश था कि उसने कीमिया प्रतियोगिता में भाग लिया और बोली लगाने के लिए टोकन प्राप्त किया। इन्फ्लेन के अनुसार वह भी कोई और टोकन नहीं दे सकता था।
अगर माइकल को कीमियागर संघ से यह नहीं मिला होता तो वह बोली में भाग नहीं ले पाता और बोली लगाने के लिए ईव पर निर्भर रहता। तुमने सच में अंधकार को गले लगा लिया है न? इन्फालिन द्वारा उन्हें भेजे जाने के बाद गया ने पूछा। मैंने प्लेग नहीं बनाया या फैलाया, मैं तो बस इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। माइकल को बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ। वह नूह नहीं था जो महाद्वीप के चारों ओर दौड़ता रहे और हर एक बीमार व्यक्ति को ठीक करने की कोशिश करे। इसके बजाय माइकल ने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक कि अवोर विनाश के कगार पर न पहुंच जाए। फिर वह इलाज लेकर आएगा और लाखों कमाएगा। पिशाचों ने प्लेग फैलाया, लेकिन माइकल ही वह था जो इसका लाभ उठाएगा। माइकल और गया सीधे काउंटर पर गए और इलाज के पहले बैच को बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री के साथ एक और स्पेस रिंग प्राप्त की। हम अब ये सीरियस के पोर्टल का उपयोग करना चाहते हैं, ज़ेनथा। माइकल ने अपना पे क्यूब निकाला और ज़ेनथा को सौंप दिया। फिर पहले की तरह पे क्यूब के ऊपर एक होलोग्राफ के रूप में 5000 की संख्या दिखाई दी। दिन का मध्यकाल था जब माइकल और गया अचानक आसमान में प्रकट हुए। पहले इस्तेमाल किए जा रहे पोर्टल के विपरीत एक्वा पैलेस में पोर्टल ने उन्हें इमारत के बजाय यासेरियस के ऊपर आसमान में टेलीपोर्ट कर दिया। रिमझिम बारिश के बादलों ने पहले से ही प्लेग से पीड़ित शहर में उदासी की एक और परत जोड़ दी। हवा खुद ही थोड़ी पीली हरी हो गई, जिससे शहर उदास दिखने लगा। माइकल और गया बिना रुके सीधे तैरते हुए पहाड़ पर चले गए। आखिरकार लगभग 5 मिनट की उड़ान के बाद पहाड़ उनकी नज़र में आ गया। पहले के विपरीत उन्होंने नाइटमेयर के चारों ओर कुछ लोगों को इकट्ठा होते देखा। जब माइकल और गया द्वीप के करीब पहुंचे तो नाइटमेयर ने उन्हें उतरते हुए देखा। हैरानी की बात यह है कि गाड़ी कहीं नहीं मिली। इसके बजाय सभी बीमार लोग खुले आसमान के सामने ज़मीन पर लेटे हुए थे। लोगों के बीच माइकल ने अपनी नज़र ईव और जेनिफर पर टिकाई, जो ईव के पिता जूलियन वोल्डिगार्ड की बाहों में थीं। वे वहाँ हैं। ईव ने माइकल और गया की ओर अपनी उंगली से इशारा किया जब वे ईव से कुछ मीटर दूर उतरे। जैसे ही वे उतरे, लोगों के एक समूह ने माइकल को घेर लिया। जल्द ही ईव, जेनिफर, जूलियन और झाइयों वाली एक भूरे बालों वाली महिला के साथ माइकल के पास पहुंची। निस्संदेह माइकल जानता था कि वह ईव की माँ थी, क्योंकि वह जेनिफर के परिपक्व संस्करण की तरह दिखती थी। ईव अपनी माँ से ज़्यादा अपने पिता जैसी दिखती थी, लेकिन वे सभी माइकल के प्रति बेहद आभारी लग रहे थे। वह उनकी आंखों में ये देख सकता था। जेनिफर अभी भी थोड़ी थकी हुई लग रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उनमें से ज़्यादातर। मास्टर घोस्ट और मिस एलिया, मेरे पास ये बताने के लिए शब्द नहीं है कि मैं आपका कितना आभारी हूँ। जूलियन ने माइकल का हाथ पकड़ा और उसे दबाते हुए अपना आभार प्रकट किया। दूसरी ओर ईव की माँ ने गया को डांटने से पहले ही उसे गले लगा लिया। वोल्डिगार्ड्स हमेशा आपके ऋणी रहेंगे, जूलियन ने कहा, जबकि माइकल के आसपास के सभी लोग अपना सिर ऊपर नीचे हिला रहे थे। मैंने बस अपने दोस्त की मदद की, माइकल मुस्कुराया। इस बीच नाइटमेयर ने अपना आकार छोटा कर लिया और माइकल के कंधे पर उड़ गया। चलो बाकी लोगों को ठीक करते हैं और महल में वापस चलते हैं, नाइटमेयर ने जूलियन से कहा। नाइटमेयर सही कह रहा है, हम एक बढ़िया डिनर पर बात कर सकते हैं, लॉर्ड जूलियन और ईव की मां ने सिर हिलाकर माइकल से सहमति जताई। हालांकि कई सैनिक और परिवार के सदस्य अभी भी बेहोश थे और ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। मुझे उन सभी के लिए इलाज तैयार करने के लिए बस 15 मिनट दीजिए। माइकल ने आसमान में उड़ान भरी और शांति से इलाज तैयार करने के लिए मूठ के आकार के पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गया। गया भीड़ से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से ईव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? ईव ने मुस्कुराते हुए कहा। गया को उनके साथ मिलना जुलना पसंद नहीं था, लेकिन ईव ने सुनिश्चित किया कि गया हर एक परिवार के सदस्य से मिले, जबकि जेनिफर उनके पीछे पीछे चलती रही। उस पल माइकल और गया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे जूलियन से क्या सुनने वाले हैं। अध्याय 596, ईव वोल्डिगार्ड का अतीत। माइकल ने बिना किसी व्यवधान के लगभग 1 घंटा तेजी से औषधि तैयार करने में बिताया। उसे लगातार फैलते बादलों और बादलों के बीच से झांकते दूर के पहाड़ों का नज़ारा अच्छा लगा। इससे उसकी आत्मा को इतनी शांति मिली कि वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। झरने की कलकल ध्वनि ने उसके मन पर एक निश्चित शांत प्रभाव डाला। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर नीचे की दुनिया को देखने से उसे वास्तव में शक्तिशाली महसूस हुआ। औषधि तैयार करने के बाद भी माइकल ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और ध्यान करने लगा। हर बार जब उसका सीना ऊपर नीचे होता था तो उसके ऊपर के बादल उसकी लय में चलते थे। उसने अपने चारों ओर एक घेरे में उड़ते हुए कंकड़ और कीचड़ या अपने शरीर से निकलने वाले काले धुएं को नहीं देखा। सौभाग्य से वह नीचे लोगों से बहुत दूर था और सब कुछ बदलते हुए नहीं देख पाया। ... जल्द ही काला धुआं और काली लपटें आपस में मिलकर एक छोटा सा ब्लैक होल बन गया, जिसने माइकल के इर्द गिर्द उड़ने वाले हर कंकड़ को चूस लिया। ब्लैक होल सिर्फ एक बिंदु के आकार का था और अभी भी कमज़ोर अवस्था में था। ब्लैक होल कोई जादू या कोई और चीज़ नहीं थी जो सिस्टम की वजह से प्रकट हुई थी। इसके बजाय यह माइकल की निष्क्रिय शक्तियों में से एक थी।
अंधेरे के साथ उसका जितना ज्यादा जुड़ाव होता वह उतना ही शक्तिशाली होता जाता। वह फ्यूजन स्टेज का साधक हो सकता है, लेकिन वह देवत्व के मामले में सिर्फ एक शौकिया था। स्काईहॉल साधना के कारण डार्क लॉर्ड से नहीं डरता था, वे उसकी निष्क्रिय शक्तियों के कारण उससे डरते थे। वह जितना ज्यादा शक्तिशाली होता वह साधना के बंधनों को तोड़ता और पूरी तरह से कुछ और बन जाता। उस समय साधना चरणों का उपयोग करके उसकी शक्तियों की गणना नहीं की जा सकती थी। पूरी दुनिया में कोई भी मंत्र सब कुछ चूसने के लिए ब्लैक होल नहीं बना सकता। फिर भी माइकल की हथेली के ऊपर एक ब्लैक होल तैर रहा था जिससे वह अनजान था। वह अपने आसपास के अंधेरे से और ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता था, जब तक कि उसके सिर में गया की आवाज़ ने उससे संपर्क तोड़ नहीं दिया। जैसे ही कोई विकर्षण दिखाई दिया, ब्लैक होल गायब हो गया और उसके आसपास की हर चीज़ अपनी सामान्य स्थिति में लौट आई। जब तक माइकल ने अपनी आंखें खोली तब तक उसने बदलावों को नोटिस नहीं किया। क्या इलाज तैयार हैं? आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम उसे इलाज नहीं देते हैं तो कोई मरने वाला है। गया को वोल्डीगार्ड के एक तुच्छ सैनिक की कोई परवाह नहीं थी और माइकल उसके उदासीन स्वर में ये देख सकता था। मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उसने खड़े होने और किनारे की ओर भागने से पहले एक गहरी सांस ली। जिस स्थान पर वह ध्यान कर रहा था वहां से जाने के बाद कोई भी एक पल के लिए जमीन में एक काले सर्पिल को प्रकट होते हुए देख सकता था दूसरे भाग में, और गायब हो गया। वापस जमीन पर एक सैनिक पूरी तरह से धूसर हो गया था और उसकी त्वचा ऐसी लग रही थी जैसे वह पत्थर की बनी हो। जब माइकल जमीन पर उतरा तो उसने देखा कि लॉर्ड जूलियन और उसका परिवार सैनिक को घेर रहा है। वे सभी चिंतित दिख रहे थे। एक लॉर्ड ऑफ द हाउस को एक पैदल सैनिक के लिए चिंतित देखना काफी आश्चर्यजनक था। यहाँ माइकल ने इलाज को ऐसे फेंका जैसे कि यह ईव के लिए कुछ भी नहीं था और ईव के परिवार के पास खड़ा हो गया। क्षमा करें लॉर्ड जूलियन, मैं ध्यान करने से खुद को रोक नहीं सका। उस जगह का कुछ असर है। लॉर्ड जूलियन ने एक पल के लिए पहाड़ की चोटी पर देखा। वास्तव में ईव ने पूरा इलाज सैनिक के मुंह में खाली कर दिया। दुष्स्वप्न। माइकल ने दुष्स्वप्न को बुलाया जो आराम से गया के कंधे के ऊपर बैठा था। माइकल को उसे बुलाते हुए देखकर दुष्स्वप्न अपने पंखों के एक ही फड़फड़ाहट के साथ माइकल के पास आया। ये सभी को ठीक करने के लिए पर्याप्त होंगे। सुनिश्चित करें कि कोई भी इलाज इस जगह से बाहर न जाए। माइकल ने अपना हाथ हिलाया क्योंकि कुछ लकड़ी के बक्से जमीन पर औषधि से भरे हुए थे। क्या हम टहलने चले मास्टर घोस्ट? लॉर्ड जूलियन ने माइकल से पूछा। लॉर्ड जूलियन की आंखों में चिंता की एक झलक थी और माइकल इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। उस पल माइकल ने सोचा कि लॉर्ड जूलियन वोल्डीगार्ड्स के निर्माण और उन्हें उनके पूर्व गौरव को वापस लाने के बारे में चिंतित थे। आखिरकार वोल्डीगार्ड्स ने 3 फ्यूजन स्टेज रक्षकों को खो दिया। एक ऐसी दुनिया में जहां फ्यूजन स्टेज साधक दुर्लभ थे, 3 फ्यूजन स्टेज योद्धाओं को खोना विनाशकारी था। वे आसानी से जीवित रह सकते थे या 5 आत्मा शोधन चरण साधकों के साथ एलोन में एक पावरहाउस भी हो सकते थे। फिर भी अवोर में एक फ्यूजन स्टेज रक्षक वाला परिवार भूखे गिद्धों के झुंड के बीच एक घायल जानवर की तरह होगा। जरूर माइकल जूलियन को कोई भी विचार देने से पहले परिवार के लिए लॉर्ड जूलियन की योजनाओं को सुनना चाहता था, लेकिन जहां तक माइकल की हिम्मत ने उसे बताया, जूलियन थोड़ा नर्म लग रहा था। हाउस वोल्डीगार्ड को उसके पूर्व गौरव पर ले जाने के लिए माइकल ईव जैसी नेता को पसंद करेगा जो बहुत निर्दयी थी और काम पूरा करने के लिए अपने हाथों को गंदा करने से नहीं डरती थी। सभी को पीछे छोड़ते हुए माइकल और जूलियन नदी के किनारे चले गए। माफ करना मास्टर घोस्ट, सीधे होने के लिए, लेकिन ईव के साथ आपका रिश्ता क्या है? माइकल जूलियन के सवाल से हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जूलियन पारिवारिक मामलों के बजाय ईव के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछेगा। क्या तुम दोनों प्यार में हो? नहीं, माइकल ने तेजी से अपना सिर हिलाया। माइकल के आश्चर्य के लिए जूलियन ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, जूलियन राहत महसूस करते हुए मुस्कुराया। वाह, मुझे नहीं लगा कि मैं आपकी बेटी के लिए इतना बुरा विकल्प था। माइकल ने हल्की सी हंसी निकाली। ओह भगवान नहीं, लोग अपनी बेटियों की शादी आपसे करने के लिए लाइन में खड़े होंगे। बस ईव आपके लिए अच्छी नहीं है। कैसे हुआ? माइकल का गया के अलावा किसी और से शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह जानना चाहता था कि वह ईव के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है। जूलियन ने गहरी सांस ली। अगर वह आपसे शादी करती है तो वह मरने तक आपकी छाया में रहेगी मास्टर घोस्ट। आप इतनी कम उम्र में फ्यूजन स्टेज पर पहुंच गए। आप जैसी स्वर्ग विरोधी प्रतिभाएं हजारों सालों में केवल एक बार ही दिखाई देती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप अमर अवस्था तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ईव, जूलियन ने ईव को देखा जो दूर से सैनिकों की मदद कर रही थी और आह भरी। उसका हमेशा कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज पर रहना तय है। मैंने उसे मजबूत बनाने और लोगों द्वारा उसकी पीठ पीछे उसके बारे में की जाने वाली बातों से बचाने के लिए सब कुछ किया है। हमारे परिवार में भी वे चाहते हैं कि मैं जेनिफर के पति को उसकी शादी के बाद उत्तराधिकारी के रूप में चुनूं। ईव के पति को क्यों नहीं? केवल तभी जब वह शादी करने के लिए राजी हो जाए।
उसने अपने मास्टर घोस्ट के चारों ओर एक सख्त दीवार खड़ी कर दी है, लेकिन वह उस दीवार के पीछे एक कोमल लड़की है। क्या उसने आपको कभी फिलवेंडर के बारे में बताया? माइकल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने पहले कभी इस नाम के बारे में सुना भी नहीं था। जूलियन की बात सुनकर माइकल को एक और सुखद आश्चर्य हुआ। वह कभी ईव का मंगेतर था। गोल्डन लेक सेक्ट में पढ़ाई के दौरान उसे उससे प्यार हो गया था। भले ही फिलवेंडर एक योगिनी थी, लेकिन हम उनके प्यार के लिए सहमत हो गए क्योंकि हम चाहते थे कि ईव किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करे जिसे वह प्यार करती हो, न कि किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे हम उसके लिए चुनते हैं। लॉर्ड जूलियन की आवाज़ फटी हुई थी, जो उसके दिल में बहुत दर्द दिखा रही थी। क्या हुआ? माइकल ने पूछा। कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज पर पहुंचने के बाद ईव और फिलवेंडर उसके माता पिता से मिलने नालांथेलास गए। फिलवेंडर नालांथेलास के एक प्रमुख परिवार का उत्तराधिकारी था। उसने ईव से वादा किया कि वह अपने माता पिता को मना लेगा और वे भी उनकी शादी के लिए सहमत हो गए जब तक कि उन्होंने ईव की खेती में क्षमता को देखने का फैसला नहीं किया। एक बार फिर लॉर्ड जूलियन ने एक पल के लिए बात करना बंद कर दिया। वह उसके गले में गांठ बनने के कारण खुलकर नहीं बोल पा रहा था। बस ये सोच रहा था कि उसने कितने दिन ईव को रोते हुए मौत के मुंह में जाते हुए देखा होगा। ईव को अपने ब्रेकअप से बाहर आने में लगभग एक दशक लग गया और अब जाकर माइकल को उसके जीवन के बारे में पता चला। वे ही थे जिन्होंने हमें बताया कि ईव आत्मा शोधन चरण तक नहीं पहुंच सकती। उसे बूढ़ा होना था और कोर स्ट्रेंथनिंग चरण योद्धा के रूप में मरना था। फिलवेंडर के माता पिता अपने अनमोल प्रतिभाशाली बेटे को ऐसी औसत दर्जे की लड़की से शादी नहीं करने दे सकते थे, इसलिए उसने मजेरोथ जाने से पहले सगाई और उसका दिल तोड़ दिया। माइकल खुश था कि उसे अपने दोस्त के बारे में और पता चला। अंदर ही अंदर माइकल को फिलवेंडर से मिलने और उन सभी को मार डालने की इच्छा हुई। हालांकि जब उसने कहानी सुनी तो माइकल को कुछ बुरा लगा। ईव सिर्फ 29 या उससे कुछ ज्यादा ही उम्र की थी। 30 साल की उम्र में कोर स्ट्रेंथनिंग चरण तक पहुंचना एक प्रतिभा माना जाता था। 20 साल की उम्र में कोर स्ट्रेंथनिंग चरण तक पहुंचना तो दूर की बात थी। वह एक औसत दर्जे की साधक के अलावा कुछ नहीं थी। फिर भी समय एक क्रूर चीज थी जिसने एक बार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को एक औसत दर्जे का साधक बना दिया। जूलियन ने जो कुछ भी कहा था वह सब समझ में आता था, सिवाय उस हिस्से के जहां फिलवेंडर के माता पिता शुरू में अपने बेटे को एक मानव लड़की से शादी करने के लिए सहमत हुए थे। उनके समझौते के बारे में कुछ और बाद में उन्होंने साधना के बारे में ईव से जांच की, जो माइकल को ठीक नहीं लगा। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मैं अपनी लड़की को फिर से दिल टूटने नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता कि वह फिर से इससे गुजर सकती है। आप प्रतिभाशाली, अच्छे दिखने वाले और प्रतिभाशाली हैं। कोई भी लड़की आपसे प्यार कर लेगी मास्टर घोस्ट। लॉर्ड जूलियन, माइकल ने बीच में कहा। लॉर्ड जूलियन, एक लड़का और लड़की बिना किसी रोमांटिक संबंध के दोस्त हो सकते हैं। ईव और मैं दोस्त हैं। इस जीवन में मैंने पहले ही अपना दिल एलिया को दे दिया है। मैं आपकी हर बात की सराहना करता हूं, लेकिन अगर आप मुझसे ईव का दोस्त बनना बंद करने के लिए कहते हैं तो आप और मैं एक समस्या बन जाएंगे। माइकल की कोमल मुस्कान उसके चेहरे से पूरी तरह से गायब हो गई। इसके बजाय उसने जूलियन को एक गहन ठंडी नज़र से देखा। हालांकि जूलियन फ्यूजन स्टेज लेवल 8 पर था, लेकिन वह माइकल से डरने से खुद को रोक नहीं पाया। सच कहूं तो वह कांप उठा। मैं अपने दोस्त को इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ईव को कोई ऐसा व्यक्ति छोड़ गया जो इसके लायक नहीं था सालों पहले। मेरे बहुत से दोस्त नहीं हैं लॉर्ड जूलियन, बस कुछ ही हैं। मैं उनमें से हर एक का ख्याल रखता हूं। भले ही पूरी दुनिया ईव को छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। वास्तव में मैं उसे आत्मा शोधन चरण में सफलता दिलाऊंगा और साबित करूंगा कि वे एल्फ कितने गलत थे, और आपको साबित करूंगा कि ईव वोल्डिगार्ड्स को स्वर्ण युग में ले जा सकती है। माइकल ने जूलियन को खुले तौर पर चुनौती दी। माइकल किसी को भी खुले तौर पर चुनौती नहीं देगा, लेकिन उस पल उसके अंदर ईव को उनमें से हर एक से अधिक मजबूत बनाने की आग जल रही थी। ये पहली बार था जब माइकल बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना किसी की मदद करना चाहता था। समय में वापस यात्रा करने से पहले माइकल को अपने वर्तमान रूप पर गर्व होगा। लॉर्ड जूलियन, जो माइकल को उन्हें ठीक करने के लिए भुगतान करना चाहते थे और उसे ईव को छोड़ने के लिए कहना चाहते थे, वे अब घोस्ट से ऐसी बातें नहीं पूछ सकते थे। जूलियन जानता था कि वह किसी भी तरह से घोस्ट को ईव को छोड़ने के लिए राजी नहीं कर सकता था। घोस्ट ने जो कुछ कहा था उसे सुनने के बाद जूलियन को एक ही समय में खुशी और डर दोनों महसूस हुआ। अध्याय 597, रीपर्स अगेन। माइकल और जूलियन कुछ मिनटों के बाद समूह में वापस आ गए। वापस जाते समय जूलियन ने माइकल से एक शब्द भी नहीं कहा। चूंकि 50 से 60 बीमार लोग जमीन पर पड़े थे, इसलिए जेनिफर ने उन्हें इलाज देने में ईव का साथ दिया। दोनों लड़कियों को ये काम पूरा करने में लगभग 1 घंटा लग गया। ... उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि घोस्ट और जूलियन किस बारे में बात कर रहे थे। जहां तक वे अनुमान लगा सकते थे, उन दोनों ने इलाज बांटने की बात की थी। हालांकि गया ने जूलियन और माइकल के बीच तनाव को महसूस किया जब वे अपनी छोटी सी बातचीत से लौटे और बता सकते थे कि कुछ हुआ था।
माइकल से क्या हुआ था इसके बारे में पूछना सही स्थिति नहीं थी। चिंता मत करो लेडी इंग्रिड, मैंने अपने बटलर को महल में छोड़ दिया है। वह हमें आश्चर्यचकित कर सकता है। माइकल ने उन्हें आश्चर्यचकित किया। क्या आपके पास बटलर है? ईव ने अपनी भौहें उठाईं। न केवल ईव बल्कि माइकल को सुनने वाला हर कोई चौंक गया। आमतौर पर एक राजा या रानी के पास बटलर होता है, लेकिन ईव और जेनिफर को छोड़कर बाकी सभी को नहीं पता था कि माइकल ब्रैडफोर्ड का राजा था। माइकल ने सिर हिलाया। चलो चलते हैं। माइकल पहाड़ छोड़ना चाहता था ताकि वह बिना रुके इलाज बना सके और उन्हें अपने सिस्टम स्टोरेज में स्टोर कर सके। मैं आगे चलूंगा। ईव जाने ही वाली थी कि माइकल ने उसे आवाज़ दी, तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आऊँगा। गया और नाइटमेयर को पता था कि माइकल पीछे क्यों रहना चाहता था। बाकी लोगों से अलग, तीनों के पास ज़्यादा शक्तिशाली संवेदन क्षमताएं थीं। नाइटमेयर एक ड्रैगन था जिसके पास एक अनोखे तरीके से आग ऊर्जा प्रवाह को महसूस करने की जन्मजात क्षमता थी। गया एक नाग था जिसके पास बहुत ज़्यादा इंद्रियां थीं, और माइकल के पास आसपास की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को महसूस करने के लिए पर्यावरण स्कैनिंग मानचित्र था। क्यों? ईव ने पूछा। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अब जाओ। माइकल की आवाज़ सख्त और गंभीर हो गई। इससे ईव को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और गंभीर है, इसलिए उसने इधर उधर घूमने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। सभी लोग परिसर में जाएं, ईव ने आदेश दिया। किसी ने भी उसके आदेश से असहमत होने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार सभी लोग माइकल की ओर एक आखिरी बार आभार प्रकट करने से पहले तैरते हुए पहाड़ से उतर गए। क्षितिज में गायब हो जाने के बाद केवल ईव और उसका परिवार माइकल के साथ रह गया। मास्टर घोस्ट, क्या कुछ गड़बड़ है? जूलियन ने पूछा। हालांकि जूलियन ईव को दिल टूटने से बचाना चाहता था, फिर भी वह घोस्ट से मुंह नहीं मोड़ेगा जिसने उसके परिवार की सबसे मुश्किल समय में मदद की थी। इसके अलावा जूलियन को पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि वह घोस्ट के बारे में कैसा महसूस करता है। उसका एक हिस्सा चाहता था कि घोस्ट ईव की दोस्त बने, दूसरा हिस्सा चाहता था कि घोस्ट ईव से जितना हो सके उतना दूर रहे ताकि उसके मन में घोस्ट के लिए कोई भावना न पैदा हो। ईव, अपने परिवार को लेकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मास्टर भूत, क्या हो रहा है? इंग्रिड ने चिंता से पूछा। मैं किसी को मारने वाला हूँ। माइकल ने आग ऊर्जा के साथ अपनी आवाज़ को बढ़ाया, जो गड़गड़ाहट की तरह बहरा कर देने वाली लग रही थी। ईव, जब तक आप नहीं चाहती कि आपका परिवार संपार्श्विक बन जाए, आपको ये जगह छोड़ देनी चाहिए। जेनिफर, माँ, चलो। ईव की आवाज़ में गंभीरता सुनने के बाद उसने और अधिक रुकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह अपने पिता को दूर नहीं ले गई क्योंकि ईव चाहती थी कि भूत के पास बैकअप हो। दुष्स्वप्न, सुनिश्चित करें कि वे। माइकल ने अपनी बात रोक दी जब उसने अचानक महसूस किया कि उनके चारों ओर एक अवरोध दिखाई दे रहा है। क्या? ईव ने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उड़ नहीं सकती थी। ऐसा लगा जैसे किसी बाहरी ताकत ने उन्हें ज़मीन पर रहने के लिए मजबूर किया हो। मुझे उन लोगों से नफरत है जो मुझ पर छिपकर हमला करते हैं। तो तुम खुद को रीपर क्यों नहीं दिखाते? माइकल ने धीरे से पलटकर झरने की ओर मुंह करके कहा। जेनिफर, जो उनमें सबसे कमज़ोर थी, उसने न तो किसी को महसूस किया और न ही किसी को देखा। उसके नज़रिए से उनके आसपास कोई नहीं था। लेकिन उस समय जूलियन को लगा कि उनसे 50 मीटर की दूरी पर एक शक्तिशाली प्राणी है। इसलिए जूलियन ने अपनी इंद्रियों को फैलाया और देखा कि अदृश्य प्राणी भी उसके जितना ही शक्तिशाली था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम एक मुश्किल लक्ष्य होगे। अचानक जेनिफर ने एक चांदी जैसी आवाज़ सुनी, लेकिन वह ये नहीं समझ पाई कि अभी कौन बोल रहा है। लॉर्ड जूलियन, मुझे केवल उसे नीचे गिराने के लिए पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर तुम बीच में बोलने की कोशिश करोगे तो तुम और तुम्हारे प्यारे परिवार के हर एक व्यक्ति की पीठ पर निशाना होगा। पहाड़ में आवाज़ गूंज उठी। उसने कहा कि खुद को दिखाओ। नाइटमेयर ने अपने नथुने से गर्म हवा की एक धारा छोड़ते हुए गुर्राहट की। धारा एक तीर में बदल गई और झरने की ओर बढ़ गई। चूंकि जेनिफर ने अपने सामने किसी को नहीं देखा, इसलिए उसने सोचा कि तीर झरने तक पहुंच जाएगा। हालांकि तीर अचानक अपने रास्ते में रुक गया। जल्द ही हवा विकृत हो गई और एक योद्धा दिखाई दिया जो एक काले लबादे के नीचे चांदी के कवच को धारण किए हुए था। उसके गले में लटका हुआ भेड़िए के सिर का पेंडेंट इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वह किस संगठन से जुड़ा हुआ है। ग्रिम रीपर्स। जहां तक जेनिफर देख सकती थी, उसके चांदी के कवच पर कोई प्रतीक या जटिल डिजाइन नहीं थे। ये सिर्फ चांदी से बना सादा कवच था। वह उसका चेहरा नहीं देख सकती थी क्योंकि उसने अपना चेहरा शेर के मुखौटे से ढका हुआ था। मुझे लगता है किसी ने मेरे सिर पर इनाम रखा है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कितना। माइकल शांत रहा। रीपर फ्यूजन स्टेज लेवल 8 पर था। फिर भी यह माइकल को डराने के लिए पर्याप्त नहीं था, खासकर जब माइकल ने पिघले हुए प्लेग के तनाव के साथ फिएटॉक्सिन मिलाया था। तुम लोगों को नाराज किए बिना क्यों नहीं रह सकते? मुझे ऐसे प्रतिभाशाली युवक को मारना बुरा लग रहा है। रीपर ने आह भरी। पीछे हट जाओ रीपर, मास्टर घोस्ट हाउस वोल्डीगार्ड का मेहमान है।
उसके खिलाफ अपना ब्लेड उठाना हाउस वोल्डीगार्ड के खिलाफ अपना ब्लेड उठाना माना जाएगा। जूलियन आगे बढ़ा रीपर को धमकाते हुए, लेकिन रीपर जोर से हंस पड़ा। लॉर्ड जूलियन, तुम मुझे धमकाने के लिए किसी महल में नहीं हो। मेरी सलाह मानो और पीछे हट जाओ। तुम्हारा परिवार बहुत सुंदर है, उन्हें खोना दुख की बात होगी। तुम क्यों नहीं आगे बढ़ते और पता लगाते? ईव का हथौड़ा उसके हाथ में आ गया। जूलियन की तरह वह भी अपनी साधना अवस्था के बावजूद घोस्ट के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ी। यह मेरी लड़ाई है ईव। माइकल ने ईव की पीठ थपथपाई और आगे बढ़ गया। लॉर्ड जूलियन, अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाओ, माइकल ने जूलियन से कहा, लेकिन वह और ईव अनिच्छुक लग रहे थे। बाहर निकलो। माइकल की गरजती हुई चीख उस क्षेत्र में गूंज उठी और तलवार की मूठ वाला पहाड़ कांप उठा। उसकी चीख के परिणामस्वरूप पहाड़ से चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगीं। जेनिफर और इंग्रिड को डराने के लिए उसकी एक ही चीख काफ़ी थी। यहाँ तक कि ईव भी एक कदम पीछे हट गई। चलो। नाइटमेयर जल्दी से अपने मूल आकार में बढ़ गया और परिवार को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। उसने उन्हें पीछे धकेल दिया। माइकल की प्रतिक्रिया देखने के बाद जूलियन घोस्ट के साथ यहाँ नहीं रह सका। यह उसकी लड़ाई थी और घोस्ट चाहता था कि वे इस क्षेत्र से चले जाएं। इसके अलावा जूलियन नहीं चाहता था कि उसका परिवार दो फ्यूजन स्टेज साधकों के बीच लड़ाई में संपार्श्विक क्षति बने। एक पिता और एक पति के रूप में उसकी पहली प्राथमिकता अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ईव, नाइटमेयर के साथ जाओ। रीपर्स अप्रत्याशित हैं, वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को घोस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, गया ने कहा। इस बीच रीपर ने धैर्यपूर्वक परिवार के जाने का इंतजार किया। हालांकि माइकल को एक बात पर आश्चर्य हुआ, वे रीपर के खुद को प्रकट करने से पहले ही जाने वाले थे। अगर रीपर ने खुद को प्रकट नहीं किया होता तो वे पहले ही पहाड़ छोड़ चुके होते। इसके बजाय रीपर ने उन्हें जाने से रोका, खुद को उजागर किया और उन्हें जाने दिया। सिस्टम, एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल खरीदें और इसे गया के स्पेस रिंग में ट्रांसफर करें। माइकल ने जल्दी से सिस्टम में प्रवेश किया और एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल खरीदा। मान लीजिए कि रीपर वोल्डीगार्ड्स के लिए एक घात की योजना बना रहे थे। गया उन्हें एक्वा पैलेस में टेलीपोर्ट कर सकता था। गया ने अपने स्पेस रिंग में एक नई वस्तु को महसूस किया। माइकल के बिना बताए भी वह उसकी योजनाओं को समझ गई। इसलिए वह ईव और उसके परिवार को पहाड़ छोड़ने के लिए ले गई। उसका सिर दावत में लाओ घोस्ट। ईव रोई नहीं या हमेशा की तरह आंसू नहीं बहाए लड़कियां। इसके बजाय उसे घोस्ट की ताकत पर भरोसा था, भले ही उसके और रीपर के बीच खेती का अंतर था। अपने दोस्त पर इतना भरोसा। रीपर ने धीरे धीरे ईव के लिए ताली बजाई जब तक कि सभी क्षितिज में गायब नहीं हो गए। अंत में माइकल और रीपर तैरते हुए पहाड़ में अकेले थे। क्या तुम्हें पता है कि मेरे सिर पर इनाम किसने रखा है? जीश, मैं तुम रीपर से वाकई तंग आ गया हूं। माइकल ने अपनी कनपटियां मसलीं। जैसे ही उसने कहा, रीपर्स उसे वाकई परेशान कर रहे थे। अगर उसके पास करने के लिए इतने काम नहीं होते तो वह ग्रिम रीपर्स को नष्ट करना अपनी प्राथमिकता बना लेता। तुम हमारे गिल्ड घोस्ट में एक नियमित लक्ष्य हो, इसलिए तुम्हें पता है कि मेरा गिल्ड कैसे काम करता है। ये सच है, मुझे ये जगह कुछ हद तक पसंद है, इसलिए चलो इसे बहुत ज़्यादा नुकसान न पहुंचाएं। ठीक है, माइकल ने गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं कोशिश करूंगा। रीपर ने सिर हिलाया। फिर उसके हाथ में दो ऊर्जा तलवारें प्रकट हुईं। एक से गहरा लाल प्रकाश निकल रहा था जबकि दूसरी से चमकीला नीला प्रकाश निकल रहा था। शानदार, माइकल ने दो ऊर्जा तलवारों की प्रशंसा करते हुए कहा। युद्ध का उत्साह उसकी रगों में दौड़ने लगा। आमतौर पर माइकल लड़ाई से बचता था, हालांकि इस लड़ाई से वह बच नहीं सका। इस प्रकार माइकल ने अपनी सीमाओं का परीक्षण करने के लिए रीपर को एक डमी के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। अध्याय 598, विजय का शॉर्टकट। रीपर और माइकल एक दूसरे पर टूट पड़े। रीपर से टकराने से पहले बीच रास्ते में माइकल ने अपनी पीठ पर लटकी म्यान से अपनी दो तलवारें निकाल लीं। चिपके रहो। ऊर्जा तलवारें और माइकल की धातु की तलवारें आपस में टकराईं, जिससे आग की चिंगारी निकली। उन दोनों ने कोई मंत्र नहीं आजमाया, बल्कि अपने हथियारों का इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ी। फिर भी दो फ्यूजन चरण के साधकों के बीच टकराव कोई मजाक नहीं था। हर बार जब उनकी तलवारें टकराती तो उनके नीचे की जमीन कांप उठती। माइकल को आश्चर्य हुआ कि रीपर एक असाधारण तलवारबाज था, अन्यथा रीपर माइकल के तलवारों के हमलों का बचाव नहीं कर सकता था। माइकल एलोन के सबसे शक्तिशाली आक्रामक तलवारबाजों में से एक था और रीपर के पास सबसे अच्छा बचाव था, इसलिए उनका टकराव देखने लायक था। ये रोमांचक है, माइकल ने अपनी आवाज़ ऊंची की। उनकी लड़ाई में बिजली की चमक के साथ रंग बिरंगी किरणों की चमक पैदा हुई। फिर माइकल को पता न चले उसने रीपर को एक छोर से दूसरे छोर पर धकेल दिया। उन्होंने जमीन में एक गहरा निशान छोड़ा और उसे लगभग दो भागों में विभाजित कर दिया। धमाका! माइकल ने रीपर को मूठ की चोटी पर धकेल दिया और रीपर के सिर को चीरने के लिए अपनी तलवार घुमाई।
लेकिन रीपर बच निकलने में सफल रहा क्योंकि माइकल की तलवार पहाड़ पर लगी और एक गहरा वी आकार का कट बना दिया। पूरा पहाड़ कांप उठा। खुद को बचाने के लिए रीपर ने आसमान की ओर छलांग लगाए। उनकी गति एक गोली के बराबर थी। एक साधारण साधक उनके शरीर को नहीं देख पाएगा, बल्कि केवल टूटती हुई चट्टानें ही देख पाएगा। तुम अच्छे हो, रीपर चिल्लाया, पहाड़ की चोटी की ओर उड़ते हुए। क्या तुम्हें लगा कि यह आसान होने वाला है? माइकल ने अचानक अपनी तलवार ऊपर की ओर फेंकी और एक तलवार और अपने नंगे हाथ से लड़ा। धमाका, धमाका, धमाका। माइकल ने अपनी तलवारों से ऊर्जा तलवारों का बचाव किया और दूसरे हाथ से रीपर पर मुक्के बरसाए। हर बार जब रीपर मुक्का मारने से चूक जाता तो वह पहाड़ पर गिर जाता। नतीजतन पहाड़ कांप उठा। चट्टानों के और भी टुकड़े जमीन पर गिर पड़े। उनकी लड़ाई किसी भी गड़गड़ाहट से ज्यादा तेज लग रही थी। सौभाग्य से तैरते हुए पहाड़ के नीचे कोई गांव या शहर नहीं था, अन्यथा नीचे गिरते हुए चट्टानों के विशाल टुकड़े लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। रीपर ने अपनी एक ऊर्जा तलवार को एक तलवार से लड़ने के लिए फेंक दिया। उसने अपनी तलवार को और अधिक हिंसक रूप से घुमाने से पहले एक गरजदार युद्ध की पुकार लगाए। वह माइकल को बचाव में लाना चाहता था। हा। हालांकि रीपर ने देखा कि माइकल पागलों की तरह हंसने लगा। रीपर कसम खा सकता था कि उसने घोस्ट के पीछे एक काले रंग की छाया देखी थी जब वह लड़ रहा था, लेकिन उसने अपने सभी अन्य विचारों को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया। ध्यान की एक भी चूक उसके जीवन को समाप्त कर सकती थी। उनके बीच साधना के अंतर के बावजूद माइकल ने ऊपरी हाथ प्राप्त किया। आमतौर पर एक फ्यूजन चरण स्तर 4 साधक को स्तर 8 से लड़ने में मुश्किल होती है। फिर भी माइकल कुछ भी नहीं था। माइकल के लिए 4 स्तरों का अंतर कुछ भी नहीं था। वास्तव में वह उस समय रीपर से अधिक शक्तिशाली था क्योंकि उन दोनों ने अभी तक कोई मंत्र नहीं इस्तेमाल किया था। आयरन गॉन्टलेट। लेकिन अचानक रीपर ने एक मंत्र का जाप किया। चूंकि फ्यूजन स्टेज के साधकों को मंत्र का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए माइकल अचानक अपने पीछे एक विशाल गॉन्टलेट के प्रकट होने से चौंक गया। विशाल गॉन्टलेट कम से कम 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा था। हालांकि गॉन्टलेट को सेलेस्टियन ऊर्जा का उपयोग करके बनाया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह शुद्ध लोहे से बना था। धमाका, लाइटनिंग डैश। माइकल ने खुद को बिजली के बोल्ट में बदलने के लिए लाइटनिंग डैश का इस्तेमाल किया और लोहे के गॉन्टलेट के पहाड़ से टकराने से पहले ऊपर की ओर भागा। जब गॉन्टलेट पहाड़ से टकराया तो पहाड़ टूट गया। नतीजतन पानी दरार में बह गया और राजसी झरना धीरे धीरे गायब हो गया। मुझे वह झरना पसंद आया, माइकल ने गुर्राहट के साथ कहा। सौभाग्य से वे दोनों शिखर पर पहुंच गए और जैसे ही माइकल शिखर पर पहुंचा उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। माइकल ने पहले हवा में जो तलवार फेंकी थी वह सीधे उसके हाथ में आ गिरी। विंग ब्लास्ट। इससे पहले कि रीपर कोई और जादू कर पाता, माइकल ने अपना हाथ ऊपर उठाया जिससे रीपर पर हवा का एक शक्तिशाली झोंका आया। हवा ने रीपर को पहाड़ की चोटी पर उड़ा दिया जबकि माइकल अभी भी हवा में मंडरा रहा था। चील के पंख। रीपर ने जल्दी से एक और जादू किया क्योंकि उसके नीचे की जमीन रीपर के चारों ओर चील की हवा जैसी एक ढाल बनाने के लिए उभरी। दीवार की ढाल ने रीपर को हवा के झोंके से बचाया। फिर भी हवा का झोंका ढाल के आधे हिस्से को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। पंख का झोंका। माइकल ने बाकी ढाल को नष्ट करने के लिए हवा का एक और शक्तिशाली झोंका भेजा, लेकिन जब हवा के झोंके ने दीवार को नष्ट कर दिया तो रीपर कहीं नहीं मिला। कहीं से भी। रीपर हवा में माइकल के पीछे प्रकट हुआ। माइकल के गर्दन के बाल तुरंत खड़े हो गए, खतरे को भांपते हुए। फिर भी माइकल समय पर प्रतिक्रिया करने में 1 सेकंड देर कर गया। यह माइकल नहीं था जो धीमा था, लेकिन रीपर तेज था। बुरा नहीं है। माइकल ने अपने कंधे से बाहर निकली ऊर्जा तलवार को पकड़ लिया और मुस्कुराया। दर्द के लक्षण दिखाने के बजाय रीपर ने भूत के पलटने पर एक शैतानी मुस्कान देखी। ऊर्जा तलवार तीव्र गर्मी विकीर्ण करती थी और पीड़ित की त्वचा को जला देती थी। जिस किसी को भी तलवार से छुरा घोंपा जाता वह निश्चित रूप से अपने साधना चरण के बावजूद गंभीर दर्द में होता। रीपर ने अनगिनत साधकों को छुरा घोंपने के बाद चीखते और यहां तक कि पीड़ा में रोते हुए देखा था, लेकिन अपने 150 साल के जीवन में पहली बार उसने किसी को मुस्कुराते हुए देखा था। माइकल दर्द से लड़ने के लिए न तो दिखावा कर रहा था और न ही एपीडी का उपयोग कर रहा था। वास्तव में माइकल को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उसके शरीर और आत्मा में काली लपटें भर गई थीं, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली आदिम लपटों में से एक थी। ऊर्जा तलवार द्वारा विकीर्ण की गई गर्मी काली लपटों की गर्मी की तुलना में कुछ भी नहीं थी। माइकल क्यों मुस्कुराया? इसका कारण यह था कि उसे पता चल गया था कि उसे गर्मी से निकलने वाली तलवार से बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। शुरू में जब रीपर ने उसे चाकू मारा तो उसे एक डंक लगा, लेकिन बाद में उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हवा का झोंका। माइकल ने एक हाथ से ऊर्जा तलवार पकड़ी और दूसरे हाथ से हवा का झोंका भेजा जिससे रीपर उड़ गया। उस समय वे दोनों तैरते हुए पहाड़ के ऊपर हवा में मंडरा रहे थे।
ये सच्ची शक्ति है। माइकल ने मुस्कुराते हुए धीरे से तलवार निकाली। ऊर्जा तलवार से निकलने वाली लाल रोशनी उसके हाथ में टिमटिमा रही थी। जब माइकल ने ऊर्जा तलवार निकाली तो रीप ने देखा कि भूत द्वारा कोई उपचार औषधि लिए बिना नंगी आंखों से घाव बंद हो रहा था। हम ये लड़ाई क्यों नहीं खत्म करते? माइकल ने ठहाका लगाया। दूसरी ओर रीप ने माइकल के हाथ में ऊर्जा तलवार को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तलवार को बुलाने की कोशिश की। तलवार माइकल के हाथ में उसकी पकड़ से छूटने के लिए बेतहाशा कांपने लगी। ये देखकर कि तलवार भूत की पकड़ से नहीं बच सकती, रीप ने अपने मुखौटे के नीचे अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मेरे पास लौट आओ, रीप चिल्लाया। लेकिन रीप ने तलवार को बुलाने की कितनी भी कोशिश की, रीप तलवार पर अपना हाथ रखने में असफल रहा। असंभव। रीप घबरा गया क्योंकि तलवार को भूत से कमजोर कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसे तलवार पर विशेष रून थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तलवार हमेशा उसके पास लौट आए। उस क्षण घोस्ट जैसे कमजोर साधक ने तलवार पर काबू पा लिया, जो संभव नहीं होना चाहिए था। रीप का दिमाग तब तक चकराता रहा जब तक कि उसने अपनी तलवार से संपर्क नहीं खो दिया। जल्द ही रीप कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगा। वह अपने शरीर पर किसी भी नियंत्रण के बिना कुछ मीटर नीचे गिर गया। क्या हो रहा है? रीप ने माइकल से पूछा। उसे लगा कि उसका दिव्य ऊर्जा से संबंध धीरे धीरे कम हो रहा है। कुछ ही क्षणों में रीप फ्यूजन चरण से कोर स्ट्रेंथनिंग चरण साधक में चला गया, जो हर सेकंड में तेजी से कमजोर होता जा रहा था। मुझे पिघले हुए प्लेग का इलाज मिल गया है, इसलिए प्लेग को हथियार बनाना चुनौतीपूर्ण नहीं था, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने जो हवा सांस में ली वह पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं थी। सरल शब्दों में, मैंने तुम्हें जहर दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। रीप की दृष्टि धुंधली हो गई क्योंकि वह काला खून उगलने लगा। इसके अलावा रीप की त्वचा धीरे धीरे सफ़ेद हो गई और उसके बालों की चमक चली गई। माइकल ने रीप की ओर अपनी नज़र घुमाने से पहले एक पल के लिए नीचे देखा। वाह, जब तक तुम ज़मीन पर गिरोगे तब तक तुम एक इंसानी ऑमलेट बन जाओगे। तुम्हारे रीप दोस्तों को तुम्हें ज़मीन से उखाड़ने में बहुत मुश्किल होगी अगर वे तुम्हें पालेंगे तो। माइकल हंसा। रीप को महसूस करने के क्षण से ही माइकल ने अपने एपीडी से डर के विष को छोड़ना शुरू कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो माइकल ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही रीप को हरा दिया। माइकल सिर्फ अपनी फ्यूजन स्टेज की शक्तियों को देखना चाहता था और ये देखना चाहता था कि उसके मंत्र कितने शक्तिशाली हो गए हैं। अन्यथा माइकल रीप के साथ अपनी बातचीत को तब तक खींच सकता था जब तक कि डर का विष प्रभावी न हो जाए। रीप से लड़ते हुए माइकल को अपनी कमजोरियों का पता चला। तुमने प्लेग को हथियार बनाया। क्यों? रीप ने और ज्यादा खून खांसते हुए पूछा। और क्यों? पैसे। अगले हफ्ते इस समय तक पूरा अवोर प्लेग की चपेट में आ जाएगा। महारानी सहित अवोर पर निराशा हावी हो जाएगी। उस समय इलाज वाला व्यक्ति भगवान जैसा होगा। मैं जो चाहूं कीमत बता सकता हूं। रीप ने एक पल के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। उसने अपने जीवन में सैकड़ों क्रूर और बुरे प्राणियों को देखा था, लेकिन घोस्ट सबसे दुष्ट दो मुहा दानव था जिसे उसने कभी देखा था। तुम्हारे पास अभी भी समय है रीप। तुम नहीं जानते होगे कि मेरे सिर पर इनाम किसने रखा है, लेकिन तुम अपने गिल्ड का स्थान जानते हो। स्थान बताओ और मैं तुम्हें इलाज दूंगा। हम दिखावा कर सकते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। माइकल ने रीप को जीने का विकल्प दिया। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए 1 मिनट है रीप, उसके बाद तुम मर जाओगे। माइकल ने अपने स्वर में कोई भावना नहीं दिखाई। जैसे जैसे रीप ने धीरे धीरे आग ऊर्जा के साथ संबंध खो दिया, उसके दिमाग ने उसे प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा। रीप अपनी क्रूरता और निर्दयता के लिए जाने जाते थे, गिल्ड के प्रति वफादारी के लिए नहीं। वे हमेशा गिल्ड के प्रति निष्ठा से ज्यादा अपने जीवन और पैसे को महत्व देते थे। इस प्रकार रीप इलाज के बदले में स्थान बताने के लिए ललचा गया। वह घोस्ट की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। टिकटॉक रीपर टिकटॉक। अध्याय 599 ग्रिम रीपर स्थान। रीप ने घोस्ट के प्रस्ताव पर गहराई से विचार किया, लेकिन चूंकि वह तेजी से आग ऊर्जा के साथ संबंध खो रहा था, इसलिए रीप को मरने से पहले जल्दी से एक विकल्प चुनना पड़ा। पहले मुझे इलाज दो। रीप ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन घोस्ट से कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, यह उस गिल्ड का नक्शा है जहां से मैंने आपके नाम के साथ हत्या का अनुबंध उठाया था। रीप ने जल्दी से अपनी स्पेस रिंग को एक्सेस किया और माइकल को एक चर्मपत्र फेंक दिया, जिसने नक्शा पकड़ लिया। माइकल ने अवोर महाद्वीप का नक्शा देखने के लिए चर्मपत्र खोला, जो 3 एल्वेन राज्यों, 2 बौने राज्यों, एक बड़े जानवरों के राज्य, एक ऑक राज्य और अंत में एक राज्य में विभाजित था, जिस पर एक मानव राजा का शासन था। 8 राज्यों में विभाजित होने के बाद भी उत्तर में एक बंजर बर्फीली पर्वत श्रृंखला द्वारा भूमि के एक विशाल टुकड़े पर कब्जा कर लिया गया था। माइकल ने अवोर के नक्शे पर नागालैंड की खोज की, लेकिन इसे महाद्वीप से बहुत दूर पाया। नागालैंड मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं था, इसके बजाय यह अवोर के आकार का लगभग 1/4 बड़ा द्वीप था।
ग्रिम रीपर्स गिल्ड जंगल में सिल-अलारी और थेरा के बीच स्थित था। इसे लाल क्रॉस से चिन्हित किया गया था। अब मुझे इलाज दो। रीपर की आवाज़ कमज़ोर हो गई क्योंकि माइकल ने भविष्यवाणी की थी। मैंने तुम्हें अपना वचन दिया था। माइकल धीरे धीरे अपने हाथ में इलाज के साथ रीपर की ओर मंडराता रहा। मुझे कैसे पता कि यह इलाज है और जहर नहीं? रीपर ने पूछा। तुम्हें नहीं पता, माइकल ने बस मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह रीपर से एक हाथ की दूरी पर पहुंच गया था। फिर माइकल ने इलाज रीपर को सौंप दिया, जिसने अंततः इसे पीने का फैसला करने से पहले कुछ क्षणों के लिए औषधि को देखा। ऐसा नहीं था कि रीपर के पास कोई विकल्प भी था। पुलच। रीपर का हाथ समय के साथ जम गया, उसके मुंह से कुछ इंच की दूरी पर। एक सेकंड बाद रीपर ने खून खांसकर नीचे देखा और माइकल के हाथ को अपनी छाती से गुजरते हुए देखा। तुम कमबख्त, कमीने। रीपर ने अपने आखिरी कुछ शब्दों के साथ माइकल पर झपट्टा मारा। अंतिम सांसें। मृत्यु तुम्हें पहुंचाएगी। मृत्यु मुझे तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक मैं उसका स्वागत नहीं करना चाहता, माइकल ने रीपर के कान में फुसफुसाया, रीपर का दिल अपने हाथ में पकड़े हुए। दिल तब तक माइकल के हाथ में धड़क रहा था जब तक उसने उसे कुचलकर खूनी पेस्ट नहीं बना दिया। मिशन विफल हो गया रीपर, माइकल शैतानी ढंग से मुस्कुराया, रीपर को नीचे गिरते हुए देखकर। डिंग। फ्यूजन स्टेज, लेवल 8 कल्टीवेटर को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 750,000 अनुभव अंक और 10,000 बदमाश अंक हैं। अरे सिस्टम, क्या बात है! मुझे लेवल 8 और लेवल 2 दोनों कल्टीवेटर को मारने के लिए समान मात्रा में अनुभव अंक मिलते हैं। हाँ, फ्यूजन चरण के बाद प्रत्येक उच्चतर चरण को स्तरों की परवाह किए बिना एक निश्चित संख्या में अनुभव अंक मिलेंगे। लेकिन क्यों? माइकल ने भौहें सिकोड़ीं। क्योंकि सिस्टम को मेजबान के शरीर को आणविक स्तर से बदलने की आवश्यकता है। अनुभव बिंदुओं की एक निश्चित संख्या से अधिक या कम कुछ भी मेजबान के लिए हानिकारक होगा और मेजबान को अमरता तक पहुंचने से रोकेगा। जब माइकल ने अमरता शब्द सुना तो उसकी भौहें मुस्कुराहट में बदल गईं। अमरता प्राप्त करना माइकल की प्रारंभिक इच्छा थी जब वह इस दुनिया में आया था। यदि यह सभी डार्क लॉर्ड व्यवसाय के लिए नहीं होता, तो अमरता इस दुनिया में उसका एकमात्र उद्देश्य होता। अब यह उसके लिए अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए एक हथियार और ढाल था। अमरता की बात करते हुए सिस्टम होस्ट से सिस्टम को अगले स्तर पर अपग्रेड करने का आग्रह करता है। आप वर्तमान स्तर के साथ अर्धअमर अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। सिस्टम के शब्दों को सुनने के बाद माइकल ने सिस्टम को अपनी स्थिति विंडो दिखाने की इच्छा जताई। होस्ट माइकल, कल्टीवेशन लेवल, फ्यूजन स्टेज लेवल 4, अनुभव पॉइंट 7,50,000 बटा 10 लाख, बदमाश पॉइंट 320,000, कौशल और मंत्र विंड ब्लास्ट 6 लाटवीलेट्स, रिस्पॉन्सिव शील्ड 8 लाटवीलेट्स, पर्यावरण स्कैनिंग 6 लाटवीलेट्स, इग्निटिया 8 लाटवीलेट्स, लाइटनिंग डैश 6 लाटवीलेट्स, एनर्जी डिवोवर 2 लाटवीलेट्स, सोल ईटर 1 लाटवीलेट्स, डेथ रेंज 3 लाटवीलेट्स। आइज ऑफ डार्कनेस सामान्य दूसरों के कल्टीवेशन लेवल को समझ सकता है। अंधकार की आंखें लूसीफेर दूसरों के साधना स्तर को समझ सकता है, भ्रम को देख सकता है। अंधकार का बादल लूसीफेर कमजोर इरादों वाले दुश्मन पूरी तरह से अपना साहस खो देंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे। मृत्यु सीमा 50% अधिक शक्तिशाली होगी, और यदि अंधेरे में सक्रिय किया जाता है तो मेजबान की साधना का स्तर स्टेज बाधा की परवाह किए बिना 4 स्तर ऊपर बढ़ जाएगा। शब्दहीन जादू कास्टर लूसीफेर पूर्ण लूसीफेर रूप में मेजबान को इसे डालने के लिए बस मंत्र के बारे में सोचना होगा। तकनीक, भाग्य की तलवारें 98% महारत, आग की अंगूठी 94% महारत, सर्प मेगा 98% महारत। व्यवसाय, सूर्योदय संप्रदाय का मुख्य शिष्य, सूर्योदय संप्रदाय का संरक्षक, एबिसल का लॉर्ड लूसीफेर, डार्क लॉर्ड, ब्रैडफोर्ड का राजा। स्थिति, स्वस्थ। लक्ष्य, दुनिया को नियंत्रित करें, मृत्यु के आदेश का पुनर्निर्माण करें। उपयोगिता फंक्शन, बैंकर 5 लैटवियन लैस अनुपात 1000 सोने के सिक्के 40 बदमाश बिंदु। रूनिक टेलीपोर्टेशन, एक्स-रे विजन आइज ऑफ डार्कनेस के साथ भी एकीकृत। धन 25 मिलियन सोना। विशेष विशेषता 5 स्टार की मियागर, 5 स्टार आविष्कारक, अधीनस्थ, गया योद्धा वफादारी स्तर 100%, रेलिन 5 स्टार शेफ वफादारी स्तर 99%, आर्या हत्यारा वफादारी स्तर 87%, हेनबर्ग योद्धा वफादारी स्तर 48%, मैक्सिन योद्धा वफादारी स्तर 98%, टिबेरियस योद्धा वफादारी स्तर 55%, सैडी वफादारी स्तर 50%, रिकी वफादारी स्तर 98%, टाइटस वफादारी स्तर 60%, ऑप्टिमस वफादारी स्तर 60%, द साइलेंट रीपर क्रू समुद्री डाकू वफादारी स्तर 92%। ऑपरेशन का आधार सनराइज सेक्ट, द एबिसल, द क्रिप्ट, किंगडम ऑफ ब्रैडफोर्ड। परिचित, नाइटमेयर फॉरेस्ट ड्रैगन, वेदोरा 3 सिर वाला हाइड्रा, एलिमेंटल मैनिपुलेशन,
विंक 10%, मास्टरी अग्नि 10%, महारत बिजली 15%, महारत अंधकार 25%। माइकल अपने सोने के सिक्कों को शानदार अंकों में बदल सकता था, लेकिन आगामी नीलामी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ग्रैंड स्पायर बैंक के वैलेरिक के अनुसार नीलामी में भाग लेने के लिए 20 मिलियन सोने के सिक्के बहुत कम थे। उसने ये भी कहा कि अगर वह भाग्यशाली रहा तो वह अपने सिक्कों से कुछ साधारण वस्तुएं खरीद सकता है। लेकिन फिलहाल माइकल अपने सोने के सिक्कों को संभाल कर रखना चाहता था। तुम भी मुझे हर बार जब मैं एक नए चरण पर पहुंचता हूं तो उपहार देते थे, माइकल ने सिस्टम से शिकायत की। काफ़ी समय हो गया था जब से सिस्टम ने उसे पहले की तरह उपहार दिया था। सब कुछ चल रहा था। माइकल सिस्टम के कुछ लीजेंडरी गिफ्ट बॉक्स पर अपना हाथ रखना चाहता था। मुफ्त की मांग करना बंद करो और सिस्टम को अपग्रेड करने पर ध्यान केंद्रित करो। माइकल के सवाल से सिस्टम थोड़ा चिढ़ गया। माइकल के पास सिस्टम से बहस करने का समय नहीं था। इसके अलावा वह जानता था कि सिस्टम से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए माइकल ने सिस्टम इंटरफेस बंद कर दिया और वोल्डीगार्ड कंपाउंड की दिशा में उड़ गया। उड़ते समय माइकल ने ईयरपीस के माध्यम से गया से संपर्क करने की कोशिश की। तुम कहाँ हो? गया की आवाज़ सुनकर माइकल ने राहत की सांस ली। वोल्डीगार्ड कंपाउंड के रास्ते में। क्या सब कुछ ठीक है? क्या आपको कोई परेशानी हुई? नहीं, गया ने उत्तर दिया। यहाँ सब कुछ सामान्य है, लेकिन वे आपके लिए एक शानदार दावत तैयार कर रहे हैं। आशा है कि आप भूखे होंगे। वास्तव में मैं भूखा हूँ। सभी लड़ाई और हत्याओं ने मुझे भूखा बना दिया है। माइकल ने अपनी गर्दन को चटकाया, जिससे उसकी गर्दन में चटकने की आवाज़ आई। मुझे आश्चर्य नहीं है। रीपर्स सिरदर्द बन रहे हैं। क्या आप उनके गिल्ड का स्थान प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं? गया के मन में भी माइकल की तरह ही उनके स्थान को प्राप्त करने के बारे में वही विचार था। मैंने पाया। तो चलो फिर उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन घोस्ट और एलिया के रूप में नहीं। माइकल ने उसकी आवाज़ में दुष्टता और हत्या के इरादे का आभास किया। ये स्पष्ट था कि वह डार्क लॉर्ड और डार्क क्वीन के रूप में ग्रिम रीपर्स को नष्ट करना चाहती थी। जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो हम और बात करेंगे, माइकल ने उनके बीच संचार को समाप्त करने से पहले कहा। इसके बाद माइकल बिजली के डैश का उपयोग किए बिना महल की ओर उड़ गया। उसने अपने ऊपर काले बादलों, बूंदाबांदी और अपने चेहरे पर बहती हवा का आनंद लिया। इसने उसे एक मनोरम अनुभव प्रदान किया। लगभग 2 साल बाद भी माइकल को हर बार आसमान में उड़ते समय रोंगटे खड़े हो जाते थे। लगभग 30 मिनट की बूंदाबांदी के मौसम में उड़ान भरने के बाद माइकल आखिरकार वोल्डीगार्ड महल में पहुंच गया। लेकिन जब वह पहली बार आया था, तब के विपरीत ये जगह सैनिकों से गुलजार दिख रही थी और किसी भी खून या शवों से साफ थी। वोल्डीगार्ड के पैदल सैनिक टूटी हुई मूर्तियों और फव्वारों को ठीक करने में व्यस्त थे। उसी समय महिला नौकरानियां हवा के जादू से सामने के लॉन को साफ कर रही थीं। देखो, मास्टर भूत वापस आ गया है। लेडी ईव को सूचित करो। मास्टर भूत। सैनिकों ने जल्दी से जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया और माइकल की ओर थोड़ा झुका। उनमें से एक भी अपनी जान बचाने के लिए माइकल को कृतज्ञता से मुस्कुराने से नहीं चूका। हालांकि उनकी आंखों में गहराई से वे माइकल से डरते थे। मास्टर भूत अजाजेल ने महल से बाहर निकलकर माइकल को झुककर अभिवादन किया। सब कुछ कैसा है, सेबेस्टियन? माइकल ने नौकरों को अपना काम जारी रखने का इशारा करने के बाद अजाजेल से पूछा। कृपया मुझे इसका ध्यान रखने दें। अजाजल ने अपना हाथ हिलाया, जैसे ऊर्जा की एक गर्म लहर माइकल के पास से गुजरी। उसके कपड़ों से सारी नमी सूख गई। ठीक है, माइकल ने महल में जाने से पहले अजाजल को सराहना के साथ सिर हिलाया। नौकरों और अजाजल ने गलियारे को रोशन करने और थोड़े समय में महल को उसके पूर्व गौरव पर वापस लाने में कामयाबी हासिल की। हालांकि माइकल महल की सुंदरता की प्रशंसा करने के मूड में नहीं था। इसके बजाय उसका दिमाग किसी ऐसी चीज़ में लगा हुआ था जो उसे छाया क्षेत्र से लौटते ही कर लेना चाहिए था। क्या ईव ने मुझे रहने के लिए कमरा दिया है? बेशक, मास्टर घोस्ट। माइकल के आदेश के कारण अजाजल ने माइकल को लॉर्ड लूसीफर या मेरे भगवान के बजाय मास्टर घोस्ट कहा। अजाजल को माइकल को मास्टर और गया और नाइटमेयर को अजाजल को सेबेस्टियन कहना था। मेरे पीछे आओ। अजाजल ने माइकल को महल में उसके कमरे की ओर ले गया। ईव ने माइकल को जेनिफर के कमरे के बगल में दूसरा सबसे बड़ा कमरा दिया। ईव ने माइकल को महल के सभी 56 कमरों में से जेनिफर के कमरे के बगल में दूसरा सबसे बड़ा कमरा दिया। वोल्डीगार्ड्स कहाँ हैं? माइकल ने अजाजेल से पूछा और उसके पीछे उसके कमरे में चला गया। सिंहासन कक्ष में, मास्टर घोस्ट। जैसा कि अपेक्षित था, माइकल ने कहा। प्लेग से बचना आसान था, लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होगी जब वोल्डीगार्ड्स अपना घर फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। सौभाग्य से उनके पास माइकल था जो उनकी मदद कर सकता था। हालांकि माइकल ने जूलियन के बजाय ईव को घर का स्वामी बनने के लिए प्रेरित किया। ऐसा नहीं है कि माइकल जूलियन से नफरत करता था या उसे नापसंद करता था, लेकिन इस कठिन समय में वोल्डीगार्ड्स का नेतृत्व करने के लिए ईव एक बेहतर उम्मीदवार थी।
माइकल के विचार में जूलियन थोड़ा नर्म था। वोल्डीगार्ड्स जो चाहते थे वह एक निर्दयी नेता था जो उनके परिवार की बेहतरी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। जहां तक माइकल बता सकता था वह व्यक्ति ईव थी। आखिरकार माइकल उसके कमरे के सामने पहुंचा और उसे खोलकर एक विशाल कमरा देखा जो एक हॉल कहलाने लायक था। आप यहाँ हैं, गया ने माइकल का स्वागत किया जो कुर्सी पर बैठा था। रानी आकार का सफ़ेद बिस्तर, नाइटमेयर फायरप्लेस के सामने एक आरामदायक सोफे पर एक गेंद की तरह मुड़ा हुआ था और फायरप्लेस से आने वाली गर्मी का आनंद ले रहा था। नाइटमेयर शांति से सो रहा था, इसलिए उसे माइकल के कमरे में प्रवेश करने का पता नहीं चला। यही कारण था कि गया ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई। सेबेस्टियन, महल के चारों ओर टहलने जाओ और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कुछ या कोई संदिग्ध दिखाई देता है। अगर तुम्हें कोई परेशानी आती है तो अंधेरे जंगल में वापस टेलीपोर्ट करने में संकोच न करें, जैसा आप चाहें। मास्टर भूत अजाजेल ने कमरे से बाहर निकलने से पहले माइकल और गया की ओर झुककर प्रणाम किया। उसके बाद माइकल ने अपने सिस्टम स्टोरेज से खून की एक शीशी निकाली और उसे शहर को देखने वाली खुली खिड़की के सामने टेबल पर रख दिया। यह क्या है, बल्कि ये किसका खून है? गया ने माइकल से पूछा। सबरीना का खून, माइकल ने बेपरवाही से माइकल को जवाब दिया। और ये तुम्हारे पास क्यों है? मैं जांच करने जा रहा हूं कि वह मेरी बहन है या नहीं। अध्याय 600, ईव मर रही है। क्या बकवास है? माइकल की बात सुनते ही गया ने झपट्टा मारा। सबरीना के माइकल की छोटी बहन होने के विचार ने ही गया के दिमाग को झकझोर दिया। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि गया उसके दिल की धड़कन सुन सकता था। लेकिन अचानक क्यों? और आपको क्या लगता है कि वह आपकी छोटी बहन हो सकती है? गया माइकल के करीब आया, जहां वह डीएनए परीक्षण करने के लिए उपकरण और अन्य आवश्यक उपकरण लगा रहा था। आमतौर पर किसी को यह पता लगाने के लिए परिष्कृत अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है कि वे रक्त से संबंधित हैं या नहीं। लेकिन सौभाग्य से माइकल एक 5 सितारा कीमियागर और सिस्टम के साथ एक आविष्कारक था। इसलिए अपने ज्ञान का उपयोग करके माइकल ने डीएनए परीक्षण करने के लिए एक उपकरण का आविष्कार किया। गया ने कांच से बने यू आकार के उपकरण को देखा। कांच नीचे से एक धातु की अंगूठी से विभाजित था और उसमें से एक गोला लटक रहा था। मुझे सच में नहीं पता, बस एक गहरी भावना है कि वह शायद मेरा परिवार हो, माइकल ने सबरीना का खून एक छेद से यंत्र में डालते हुए गया से कहा। खून उसमें टपका और धातु के पास जाकर रुक गया। कुछ पलों के लिए गया चुप खड़ा रहा, कुछ भी नहीं बोला। अगर वह संयोग से है तो क्या तुम जानते हो कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है? गया की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय माइकल ने अपनी तलवार निकाली, अपनी हथेली काट ली और अपने हाथ को यंत्र के ऊपर रखा ताकि दूसरा आधा हिस्सा अपने खून से भर जाए। भ्रम से बचने के लिए माइकल ने अपने खून से आधे हिस्से पर एक छोटा एम्प बनाया। इसके बाद माइकल ने एक चमकदार नीली औषधि निकाली। औषधि चमक उठी, लगभग अपनी चमक से मेज को रोशन कर दिया। जब माइकल ने शीशी खोली तो गया को लवेंडर की खुशबू आ रही थी। माइकल अभी भी चुप था क्योंकि उसने धीरे से दोनों सिरों में औषधि डाली और नीली औषधि के दोनों के खून में मिल जाने का इंतजार किया। अब अगर वह मेरी बहन है तो गोले में एक हरी रोशनी जलेगी, अन्यथा लाल। मेरे सवाल का जवाब दो, इंसान। अगर वह तुम्हारी बहन है तो उसके बाद तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? शहर की दीवारों पर विशाल टिमटिमाते हुए रूम देखे जा सकते थे। उसके जवाब में गया को पूरी तरह से चौंका के साथ उतार चढ़ाव ईमानदारी से कहूं दूसरों के मेरे पास कोई योजना नहीं है। माइकल ने शहर के और नीले रंग के विशाल प्रकाश में बदलने का इंतजार किया, जिसने प्रकाश की एक धार बनाई जो नीचे चमक। मैंने तुमसे ये शब्द पहले कभी नहीं सुने। शहर में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता शहर के द्वारों से होकर के बावजूद माइकल क्षेत्रों से प्रवेश करने का कोई अगर शहर में विशाल साबित होती तो माइकल के पास कोई योजना माना जाएगा। इसका मतलब ये होता कि मास्टर का भाई कुछ विशेष उसकी बड़ी बहन और डायना और एथन उसके माता-पिता ऊपर मंडराते विशाल प्रकाश दुश्मनों के प्रति ठंडा और निर्दयी हो सकता है। विशाल पैमाना पर प्रकाश का भाई के साथ तो ये किसी अन्य की तरह दुश्मन के रूप जटिल का सामना करने जितना आसान नहीं, जो उसकी आंखों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। भाई से लड़ना एक दुश्मन से लड़ने से बहुत अलग है। विद्वान द्वारा स्थापित गोलाकार को रोशन होने में कितना समय लगेगा? संप्रभु का परिणाम देखने के लिए इंतजार पर्याप्त शक्तिशाली है। लाल या हरा, जियाओ के बगल में खड़े होकर सबरीना उसकी छोटी बहन है या वह कहां देख रहा था और उसके दृष्टिकोण से सब कुछ बदल जाएगा। उसका स्वर कुछ हद तक उदासीन था। माइकल ने एक गहरी सांस ऐसी और गोला के रोशन होने का इंतजार किया, देखने के लिए क्या है। इसमें केवल कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन आध्यात्मिक विद्वान की तरह लग रहा था। जियाओ मिंग ने प्रतीक मास्टर्स और आध्यात्मिक जलाया तो माइकल समानताओं के बारे में सोचते हुए सिर हिलाया। इसके बजाय विषयों को शुरू में इंतजार करते रहे जब तक कि यंत्र थोड़ा कांपने न लगे और मोहर प्रतीकों का उपयोग ऐसा होना चाहिए भी किया जा सकता था। माइकल को एक प्रतीक मास्टर के था जब जियाओ मिंग की दक्षता प्रतीक पूर्वज के बराबर। जैसे ही गया ने लाल आध्यात्मिक सरनियों का आरोहण करने के बाद वह जल्दी ही, लेकिन माइकल ये भी नहीं बता सका कि वह क्या महसूस कर रहा था।
उसका शहर में प्रवेश करते हैं। व्याकुल था। हमें आज माइकल के यंग मिलना चाहिए। बहन के दो आगे की बात की जांच की। जियाओ मिंग ने दोनों महिलाओं को रंग में जलता ले जाया। स्काई हॉल ने डायना के परिवार के डेमोनिक ड्रैगन पैलेस नहीं लगाया होता ताकि डार्क लॉर्ड से जड़ी बूटियों का एक विश्वकोश प्राप्त किया था, जिसने सीधे शब्दों में जड़ी बूटियों माइकल का डायना या उसके परिवार के किसी परिचित से संबंध साबित करने का कोई सामान्य तरीका नहीं करते हुए और इसे अपनी व्यक्तिगत स्थिति के साथ किया कि डार्क लॉर्ड को इस दुनिया में उसके असली परिवार के बारे में पता न चले। ऊर्जा के रूपांतरण को तेज कर सकता मानना था कि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका परिवार होता है। औषधीय जड़ी बूटियां दुर्लभ प्रकार इसलिए डार्क लॉर्ड के अपने परिवार से व्यावसायिक खत्म करना चाहते व्यापारी महाद्वीप में आए। चाहे जो भी हो, इसके अतिरिक्त किंग डार्क लॉर्ड अपने परिवार के साथ गोलियों के माध्यम से ठीक करने की आवश्यकता थी। साथ ही आध्यात्मिक कलाओं की आवश्यकता है। लीडर ने एक निश्चित अनुष्ठान बनाया जिसके लिए डायना को माइकल के साथ अपने सभी संबंधों को खत्म करना पड़ा जब वह एक बच्चा आकर्षित किया। मुख्य डायना के शिक्षक और मेजरों के प्रधानाध्यापक के कारण नहीं होते तो स्काई हॉल ने महिला के तौर पर डायना और उसके परिवार को खत्म करने का फैसला सुनाया। चमकदार प्रभाव पैदा किया जिसने दर्शकों और उसके परिवार को बचाने के लिए स्काई हॉल के बगल में चल रहे जियाओ मिंग ने एक ऐसे अनुष्ठान से तीव्र नजरें थीं और जवाब में केवल माइकल के बीच किसी भी तरह के जैविक संबंध को जिसके बारे में बात करते हुए इसलिए जब तक माइकल अनुष्ठान को मात्रा में कोई तरीका नहीं निकाल लेता था तब तक कुछ अति जांच करने वाला द्वारा अपनी वासना को अपने निर्णय पर हावी होने जलने का परिणाम था। फिर महान हजार दुनिया को यह विश्वास दिलाया गया कि सबरीना उसकी छोटी बहन वहां पर अनैतिकता और हिंसा के प्रयास के साथ माइकल ने इस दुनिया में अपने असली परिवार को खोजने की अपनी छोटी सी लाचारी को छोड़ दिया और अब वे बदकिस्मत लोग माइकल तुम्हारा एक परिवार है और वे इस कमरे में शायद इसलिए कि उसने बार-बार आवाज में कहा और एक कदम आगे बढ़ा। जिन्होंने किंग यानजिंग को मुझे याद है कि मेरी मां कहा करती थी कि खून तुम्हें परिवार नहीं बनाता बल्कि प्यार बनाता है। अपने आसपास प्यार गर्म निगाहों को महसूस करते हुए चीज से ज्यादा दया ने माइकल के चेहरे को अपने हाथों में लिया और इस अचानक जियाओ मिंग की बांह पकड़ने के लिए माथे पर छू गया। ये देखकर किंग यानजिंग समझदार महिला है। इससे पहले कि खोजने में मदद हाथ पकड़ लिया ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए वाली भरपूर कोमल अनुभूति ने पता है कि एलिडी तुम्हारी मां को खोजने के लिए काम कर रहा है। उसने जल्द ही हमें पहले ये पता लगाना होगा कि वह क्यों छिपी और जा रही है। उसके स्थान का पता लगाने से पहले अपने परिवार को खोजने की कोशिश छोड़ देने के बाद माइकल व्या को उसकी मां से फिर से मिलाना चाहता था क्योंकि वह उसकी कम से कम उनमें से किंग यानजिंग का उसकी नकल करना। माइकल और गया अभी भी मां को छूते हुए खड़े महसूस कर रही थी। मुझे थोड़ी राहत ने महसूस किया कि तुम्हारी बहन ने उसका हाथ पकड़ा। युद्ध के मैदान में अपने परिवार के खिलाफ लड़ना आसान नहीं है। लेकिन उन नजरों का स्रोत पुरुष आवाज में महिलाओं की ओर स्थानांतरित हो गया। क्या तुम्हारा मतलब से कुछ और शायद रोकना चाहते थे और खुद जियाओ मिंग से अगर वे तुम्हारे परिवार होते तो उनके खिलाफ तलवार उठाना ज्यादा आवाज कर दिया। वही मेरा विश्वास करो मुझे पता है दया ने जानाली के बारे में सोचते हुए आखिरी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जियाओ मिंग को मारना चाहता था के स्वादों को उसके अधिकार से सिंहासन छीन बहुत ज्यादा था। अगर वह चाहती तो माइकल जानाली को मारने में उसकी मदद जरूर करता, लेकिन माइकल से मिलने से पहले की तरह जानाली को मारने शहर में प्रवेश किया नहीं थी। प्रवेश करते ही इसका मतलब यह नहीं था कि गया नागालैंड की गद्दी जानाली को दे देगा। तुमने पकड़ना क्यों बंद कर दिया? अब जानाली को मारना नहीं चाहता था। किंग यानजिंग पर कब्जा करने के बाद गया जानाली को नागालैंड से निर्वासित वालों से खा जाने का डर है। अगर उसने कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश की तो जानाली को उसी जेल में डाल देगा जिसमें जानाली ने उसे डाला पकड़े रहूं तो यह कम से कम है। अब मुझे राहत मिली है, तब तक इंतजार करो जब तक मैं मेरे कबीले के सामने खड़े होने के लिए पर्याप्त मुझे जन्म दिया है। इसलिए कोई मतलब हमें देख लेंगे माइकल ने शायद इसका सामना न कर पाओ। मुझे पता है कि यह जवाब में बस मुस्कुरा दिया। माइकल ठीक है, वह सबसे चतुर होने का दावा नहीं कर सकता था। जहाँ तक मेरा सवाल है निश्चित तुम्हारे लायक नहीं व्यक्ति की तुलना में ज्यादा तेज। दस्तक साथ बिताए दिनों में अचानक ने महसूस किया कि किंग यानजिंग ने अचानक दरवाजा खटखटाया है कि वह उसे पसंद करता है। माइकल ने आवाज को तुरंत पहचान लिया। विचार को आवाज आ जाओ क्योंकि जैसा कि माइकल ने हो सकता था और अंदर जाने के लिए दरवाजा बात करना काफी अजीब। माइकल को आश्चर्य हुआ। उसने फैसला किया कि चीजों को अपने हिसाब से चलने दिया जाए। क्या सब ठीक है? किंग यानजिंग ने पूछा और गया ने उसमें से मिलने के लिए बीच रास्ते में उसकी तरफ कदम बढ़ाया। ऐसा नहीं था कि भविष्य में दूसरी पत्नी होना कुछ ऐसा था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता, जो बहुत ही असामान्य था। उस विषय के समाप्त होने के साथ की निगाहें शहर के पास चली गई और दूर क्षितिज को भूलने लगी। शहर की आबादी भयावह शहर पर उसकी नजर में धूसर धुंध, सड़कें बहुत बड़ी और चहल पहल से भरी थी। अशुभ गड़गड़ाहट के साथ उदास दिखने के बावजूद नहीं दे रहा था। शहर ने उसके मन को शांत किया और दोनों किनारे सभी तरह की दुकानों से भरे हुए थे और उन जगहों के बारे में बात करने के लिए यहाँ निकल रही थी। बल्कि इससे साफ पता चलता है कि ये सामान आसान नहीं थे। मेरे पिता चलो सड़क के किनारे नीलाम नजर हटाकर माइकल और देखते हैं कि रास्ते में कोई औषधीय जड़ी ने आपको मिलने है जिसकी हमें जरूरत है। चरण में आने की दोनों महिलाओं के बारे में बताया था जब तक कि मैं मर जाऊं के लिए जरूरी मुख्य सामग्री के अलावा अन्य आम नजर देखकर माइकल को पता चल गया परिहार्य छिपाने का कोई मतलब नहीं। सड़क किनारे की दुकानों में मुख्य सामग्री माइकल ने उसकी ओर चलने और दीवार पर जो तौर पर नीलामी घरों में उपलब्ध थी, लेकिन औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करना कोई समझने के लिए होनी चाहिए। गया के विपिन यानजिंग
और किन को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने अपना सिर हिला दिया। ईव अपने पिता से लोगों की भारी भीड़ के बीच तीनों शहर के केंद्र की ओर बढ़ गए। ईव ने पूछा, अध्याय 639, और मैं बिना किसी रोमांस के दोस्त बन सकते हैं। जब वे आगे बढ़े, तुम्हारे दुकानों में कोई टेस्ट नहीं, चमकदार श्रृंखला प्रदर्शित, लेकिन तुम्हारे पिता को क्या हो गया है? ऊर्जा ने जियाओ मिंग और उसके साथियों की लगातार निगाहें आकर्षित की। गुस्से में गुर्राते हुए कहा, 1 घंटे के भीतर उन्होंने मेरे पिता पर गुस्सा होने का पूरा हक है। दुर्घटना के मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं सामग्री, लेकिन वो ये समझने में विफल है कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। दूरी पर शहर भरी और माइकल ने उसके बड़ा नीलामी घर देख सकते थे। हमें इस बारे में बात करने की जरूरत, बड़ा नीलामी घर था। ये जब तक तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे गति तेज कर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे कई पैदल सड़कों के बारे में बात करके दुखद यादें वापस नहीं लाना चाहता, नाटकीय रूप से चौड़ा हो गया। वह उनके भविष्य के बारे में बात करना चाहता था, जिसमें से मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं जाओ। मात्रा निकल रही थी, वादा करो कि तुम दोनों हमेशा मेरे दोस्त बना रही थी। दया को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा अनुरोध करेगी, जब तक कि उसने यह नहीं सुना कि ऑपरेशन का पैमाना इतना बड़ा था कि वे कुछ हद तक मेरा परिवार केवल इतना जानता है कि मैं अगले चरण तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ने अपना सिर उठाया और सुनहरे प्रकाश से बने शब्दों को देखा, मेरे पास रहने के लिए ज्यादा समय नहीं है। ये पैमाना वास्तव में व्यापारी आवाज लड़खड़ा रही थी। नीलामी घर मुझे लगता है कल्पित बोनो ने तुम्हें ये बताया है। महल को देखा, अभी अभी जो खबर जानवर जैसा था, जो शांत रहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट मुंह खोल रहा था। बिना किसी को स्कैन करो और मुझे बताओ कि क्या कुछ गड़बड़ है। सिर हिलाया। माइकल ने सिस्टम को आदेश दिया और ऐसा स्तर 20,000 कबीले के पास भी नहीं था, इसलिए नहीं कि उनके पास क्षमता की कमी थी, बल्कि